देखो इसका दो पार्ट में चैप्टर है ये। चैप्टर का नाम भी तुम्हारा बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। एक पार्ट तुम्हारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर है, ठीक है, क्या होता है बात कर लेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक पार्ट है थोड़ा एक्सचेंज रेट के ऊपर। मीनिंग क्या होती है पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट की। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। कह रहे हैं सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है सारे इकोनॉमिक पैसों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन का, ठीक है, बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री एंड रेसिडेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। लेकिन एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच का है ये, ठीक, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 ईयर, नॉर्मली 1 साल का ये बनाया जाता है। मतलब ये आपका इंडिया है और इधर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, पूरी दुनिया, ठीक है ना। तो इंडिया के अंदर जो खरीदा बेचा जा रहा है उससे मतलब नहीं है, इंडिया के बाहर जो खरीदा जा रहा है बेचा जा रहा है, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन टेक प्लेस कर रहे हैं उनको लिखा जाता है किसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक है। रीड के लिए कुछ दिया हुआ है। डेफिनेशन में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एक पहला क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ये, ऐसे ही नहीं हवा में नहीं लिख देना है, सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेगा। बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। एक ऑर्गेनाइज्ड वे है, तरीका है इसको करने का। गुड सर्विस एंड एसेट्स, क्या क्या लिखा जाएगा, गुड्स खरीदे जा रहे हैं, सर्विस बेची जा रही है वगैरह वगैरह। बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये तो बता ही दिया हमने आपको। ट्रांजैक्शन यूजुअली इन्वॉल्व पेमेंट्स, रिसीट्स ऑफ मनी। ट्रांजैक्शन में क्या होता है, पैसा आता जाता है, बट कैन ऑल्सो इंक्लूड नॉन पेमेंट फ्लोज। अच्छा, कह रहे हैं पैसा आना जाना तो इंक्लूड करता है, कभी कभी नॉन पेमेंट फ्लोज भी इंक्लूड करता है। नॉन पेमेंट फ्लोज क्या होंगे, ये जो बात करी ना, इन्वॉल्व पेमेंट, रिसिप्ट्स ऑफ मनी, ये आपने सामान दिया पैसे लिए, हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामान नहीं दिया पैसे आ गए, कैसे, गिफ्ट आया बाहर से, डोनेशन आ गई बाहर से। यहाँ का एम्प्लॉई बाहर कंट्री में जाके काम कर रहा है और वहां से सैलरी भिजवाता है, तो एक ही वे तो आया, खाली कुछ गया, तो ये लिखा है। बट कैन ट्रांजेक्शन यूजुअली इन्वॉल्व पेमेंट्स, पेमेंट्स होंगे सामान के बदले ऑफ मनी, बट कैन ऑल्सो इंक्लूड नॉन पेमेंट फ्लो। नॉन पेमेंट भी हो सकते हैं, लाइक गिफ्ट्स और ट्रांसफर पेमेंट, इनको ओवरऑल मिला के बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है, दूसरा, पार्टीज इन्वॉल्व। कौन इन्वॉल्व होता है, ट्रांजेक्शंस आर बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ द रिपोर्टिंग कंट्री, एक नॉर्मल कंट्री हमारी जैसे, एंड रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज। यही लिखना है, अंदर अंदर बेचा जा रहा है वो नहीं लिखना है। फ्लो कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब बीओपी मेजर्स द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ओवर अ टाइम पीरियड। फ्लो पीरियड, फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब एक समय जब हो रहा होता है कुछ काम, उसको लिखा जाता है, एक साल में जो जो हुआ उसको लिखा जाएगा, जैसे क्या बोलोगे, फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। यूजुअली 1 ईयर, इट रिकॉर्ड्स ऑल पेमेंट्स मेड अब्रॉड एंड ऑल रिसिप्ट्स फ्रॉम अब्रॉड ड्यूरिंग दैट पीरियड। जो बाहर पैसा दिया, जो बाहर से पैसा आया, सब लिखा जाएगा, बस बाहर से लिखना है। ये 3 इसके रीडेबल पॉइंट्स है, कुछ याद नहीं करना है इसमें, बस रीड कर देना एग्जाम टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या होता है। बीओपी में कह रहे 2 साइडें होती हैं, अभी बना के देख लेंगे, अभी थ्योरेटिकल फॉर्म में कितनी साइडें होती हैं। एक साइड होगी क्रेडिट साइड और इसको रिसिट बोला जाएगा, ठीक है। क्रेडिट साइड होगी, उसको क्या बोलेंगे, रिसिट। मनी रिसीव फ्रॉम फॉरेनर्स, जो पैसा बाहर से आएगा उसे क्या बोल, कहाँ लिखेंगे, रिसिट साइड, ऑब्वियस है ना। अगर हमें तुम्हें डमी बना के दिखाएं तो मान लो एक ये बीओपी अकाउंट है, अकाउंट तो ऐसे ही बनते हैं ना, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमारा, इसकी एक साइड रिसिट होगी, एक साइड पेमेंट होगी। मान लेते हैं ये रिसिट साइड है, ठीक है। वैसे नॉर्मल डेबिट होती है, तो हमने लिख दिया क्रेडिट, कोई बात नहीं, ठीक है। क्रेडिट साइड, इधर जितना भी पैसा आएगा कहाँ लिखोगे, यहाँ, और इधर लिख दिया हमने कौन सी साइड है, ये पेमेंट साइड, मतलब ये हमने कह दिया डेबिट साइड हमारी। जो भी पैसा जाएगा किधर लिखोगे, इधर, ठीक है। एक अकाउंट नहीं होता है नॉर्मली, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक। तो इसमें डेबिट इधर नहीं होता है, डेबिट उधर है, तो वही लिखा हुआ है। एक क्रेडिट साइड है ये वाली साइड, एक क्या है, डेबिट साइड है, पेमेंट साइड। पेमेंट कब होगा, मनी पेड टू फॉरेनर, जब कुछ बाहर भेजा जाएगा पैसा, इधर लिखा जाएगा। कुछ बाहर से पैसा लिया जाएगा, इधर लिखा जाएगा। देखो ब्रैकेट में एक्सपोर्ट लिखा है, एक्सपोर्ट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि पैसा कब आएगा, जब आप बाहर एक्सपोर्ट करोगे, सामान बाहर दोगे तभी तो पैसा आएगा, पैसा आना लिखना है। यहाँ पैसे कब दोगे बाहर, जब आप इंपोर्ट करोगे, तो देखो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा है। अब देखो क्रेडिट आइटम्स कुछ बताए इन्होंने, क्रेडिट आइटम्स क्या हो सकते हैं, एनी ट्रांजैक्शन ब्रिंगिंग फॉरेन करेंसी इनटू द कंट्री, किसी भी तरीके से पैसा आ रहा है, इधर लिखना है, ठीक। डेबिट आइटम्स क्या हो सकते हैं, एनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व स्पेंडिंग और यूजिंग फॉरेन करेंसी, किसी भी वजह से फॉरेन करेंसी खर्चा हो रही है आपकी, इंडिया के बाहर जा रही है, तब किधर लिखोगे। नेक्स्ट क्या है, बीओपी लिस्ट ऑल सच आइटम्स अंडर क्रेडिट एंड डेबिट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। क्या लिखा हुआ है, कह रहे बीओपी में सारे आइटम्स होंगे इधर या तो इधर,
एक पूरे साल के, ठीक है। इंडिया ने पूरे साल में जो खरीदा जो बेचा सब लिखा होगा, सिंपल है। नीचे क्या लिखा है, नॉट अ बैलेंस शीट, ये ना समझना बैलेंस शीट है ये कोई बैलेंस शीट नहीं है, ठीक है। बैलेंस शीट में तो सारी एसेट लायबिलिटीज होती हैं, ये बैलेंस शीट नहीं है। बीओपी इज नॉट अ रिकॉर्ड ऑफ फॉरेन एसेट्स और लायबिलिटीज एट अ पॉइंट, कोई रिकॉर्ड नहीं है ये। इट शोज द फ्लो ऑफ टोटल रिसीट्स फ्रॉम अब्रॉड एंड टोटल पेमेंट्स टू अब्रॉड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, ये तो फ्लो दिखा रहा होता है कितना पैसा आया कितना पैसा गया। तो रिसिट मतलब फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के साथ क्या होगा, आएगा कि जाएगा, आएगा, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज कम्स इन, और इसमें क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज गोज आउट। आइटम्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स। अभी तुमने एक बात तो समझ ली कि इधर क्रेडिट साइड एग्जांपल, पेमेंट साइड रिसीविंग साइड, उधर पेमेंट साइड है। अभी इसमें और क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है। क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है तुम्हारा करंट अकाउंट, इसी के अंदर बीओपी में एक होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और बहुत आसान होते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। करंट अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन होंगे जो एसेट और लायबिलिटी पे इंपैक्ट ना डालें, ठीक। लंबे समय की एसेट और लायबिलिटी ना बनाए, वो किसमें होगा, करंट अकाउंट में। और जो एसेट और लायबिलिटी खरीदी बेची जा रही हो बाहर से, वो किसमें होगा, कैपिटल अकाउंट में। दो पोर्शन होते हैं इसके अंदर, आगे समझ में, सिंपल सी बात है एकदम। तो क्या लिखा है, द करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस relating to export and import of what, goods, service, unilateral transfer payments and international incomes। करंट अकाउंट बात तो वही है कि ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। रिलेटिंग काहे से होंगे, वो एक्सपोर्ट से और इंपोर्ट से होंगे। लेकिन होगा क्या क्या आइटम, गुड्स होंगे, ठीक है, सामान माल जिसे हम लोग कहते हैं, सर्विसेज होंगे, यूनिलेटरल ट्रांसफर होंगे, वन साइडेड पेमेंट्स होंगे, एंड इंटरनेशनल इनकम, बाहर से कोई इनकम आ रही है, इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड आता है बाहर से, बाहर कहीं इन्वेस्ट करा हुआ है आपने, वहां से पैसा आता है, वो भी इसमें आएगा। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, पूरा ऊपर से उठाया है बस, रिलेटिंग टू चेंज इन एसेट्स, बोथ फाइनेंशियल एंड फिजिकल। फाइनेंशियल एसेट मतलब ये कैपिटल की बात हो रही है, लोन की बात हो रही है, सब लंबे लंबे समय के होते हैं, वो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। और फिजिकल एसेट मतलब मशीनों की बात हो रही है। द कैपिटल अकाउंट्स रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू चेंज इन एसेट्स, सारे वो रिकॉर्ड करेगा जिससे एसेट्स में चेंज आ रहा हो। ये जो थे ना गुड्स एंड सर्विस, ये सब स्टॉक थे, इससे एसेट में बदलाव नहीं आएगा। ये बड़ी एसेट की बात हो रही, लंबे समय वाली, ठीक है, जिससे फाइनेंशियल एसेट और फिजिकल एसेट में चेंज आए। जैसे बाहर से प्लांट खरीद लिया, ठीक है, बाहर से लोन ले लिया, ये सब किसमें है। एक डमी देखते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक बीओपी बना रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी इसके अंदर में शो करेंगे। दो साइडें होती हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक साइड आपकी होती है कौन सी, रिसिट साइड, और इसको हम लोग नॉर्मली क्रेडिट बोल रहे हैं। ये होती है आपकी पेमेंट साइड, और इसको बोलेंगे डेबिट। पहले जो ऊपर चलता है ना, दो भाग में डिवाइड कर दिया जाता है इसको। ऊपर का पोर्शन करेंट अकाउंट के लिए छोड़ दिया जाता है, नीचे का कैपिटल अकाउंट के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक। ऊपर का पोर्शन करेंट अकाउंट, नीचे कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ लिख दे रहे हैं पहला ट्रांजैक्शन क्या हो सकता है करेंट अकाउंट में। अब देखो रिसिट कैसे आ सकती है, सबसे पहले गुड्स की बात करते हैं। तो गुड्स आपने एक्सपोर्ट करे होंगे तभी पैसा आएगा, किधर साइड लिखोगे, पहला आइटम आ सकता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जो भी अमाउंट होगा भर दिया जाएगा, अमाउंट नहीं भर जाएगा। दूसरा पैसे जाएंगे कब, जब आप क्या कराओगे, इंपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। करंट अकाउंट की बात चल रही, याद रखना, कैपिटल अभी स्टार्ट भी नहीं करा, इसी के नीचे कैपिटल स्टार्ट हो जाएगा बीच में ही, ठीक है। और ट्रांजैक्शन क्या हो सकता है, एक हो सकता है आप गुड्स नहीं क्या एक्सपोर्ट कर दो, सर्विस एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, तब भी क्या होगा, पैसे तो आएंगे ना, है ना। एक्सपोर्ट गुड करो सर्विस और पैसे आने की बात हो रही है। और इधर क्या हो सकता है फिर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। नेक्स्ट क्या हो सकता है, आपको अभी ये गुड्स और सर्विस की हो गई, यूनिलेटरल पेमेंट बाहर से आया हो, ये भी तो हो सकता है। रिसिट साइड ही रिकॉर्ड करोगे, यूनिलेटरल पेमेंट मतलब बाहर से किसी ने गिफ्ट भेज दिया, यूनिलेटरल रिसिट्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसिट्स पूरा इसको बोलते हैं। अब इसके अंदर एग्जांपल क्या लिखे हुए हैं, गिफ्ट हो सकता है, इंडेमनिटीज हो सकती है। इंडेमनिटी ऐसे समझ लेना, जब जंग वंग हो जाती ना, है ना, तो एक कंट्री ने मान लो जंग छेड़ी, तो जंग खत्म हो गई, जब खत्म होती है तो उससे कहा जाता है तुमने जंग छेड़ी थी, अब इसका पैसा दो हमको, इसे बोला था क्या, इंडेमनिटीज। तो ये भी एक साइड ही आएगा, बाहर की कंट्री हमें दे रही है, ठीक है। और ये सब कहां से आ रहा है, रिसीव फ्रॉम फॉरेन, इन्होंने नंबरिंग इसको सीधी सीधी दी है। इंपोर्ट के बाद इधर भी तो यूनिलेटरल हो सकता है, ये रिसीव हुआ था, आपने यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट बाहर किया हो, ठीक है।
तो इधर हो जाएगा यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट्स, ब्रैकेट में इसके जो भी आइटम इधर लिखा है बस उसका उल्टा कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे गिफ्ट्स बाहर दे रहे हैं इन्होंने लिखा है, इंडेमनिटीज हम दे रहे हैं, ठीक है, बस ये रिसीव था फ्रॉम फॉरेन, वो पेमेंट में आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो 3 आइटम हो गए। एक और क्या हो सकता है, आपको बाहर से इनकम आ रही हो, ये भी हो सकता है। आपने बाहर पैसा लगा के रखा है, लोन दे के रखा है, शेयर लेके रखे हैं इंडिया के बाहर, तो बाहर से इनकम आएगी, इन्वेस्टमेंट से इनकम आ रही है, तो इधर क्या हो सकता है, इनकम रिसिट्स। यहाँ क्या हो सकता है, इनकम आप पे भी तो कर सकते हो बाहर के, बाहर वालों ने हमारे पास पैसा लगाया हुआ है, बाहर वालों ने लोन दिया हुआ है, उनको पैसा दोगे, ठीक है, तो इसे बोलेंगे इनकम पेमेंट्स। ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ क्या, करंट, पीओपी का करंट वाला कंपोनेंट कंप्लीट हो गया। अच्छा, हमने बताया था इसी के नीचे क्या स्टार्ट हो जाएगा, आपका कैपिटल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। कैपिटल में ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, थोड़ा ही सा। इधर वाल क्या, पैसा आना, इधर बोलते हैं कैपिटल रिसिट्स। कोई भी बाहर से पैसा आ रहा है उसे बोल दोगे कैपिटल रिसिट्स। कैसे आ सकती है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत सी चीजें हैं इसके अंदर। पहला आइटम लिखा है बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, आप बाहर से क्या ले रहे हो, उधार। अभी हमने बताया ये करंट में तो ट्रीट होगा नहीं, क्यों नहीं ट्रीट होगा, आप उधार ले रहे हो लेकिन लंबे समय के होते हैं ये, ठीक है, ये इसके अंदर पार्ट नहीं बनाएंगे कैपिटल। हाँ, इंटरेस्ट इधर आ रहा था, समझ में आ रहा है, इसी चीज का ब्याज ऊपर था भाई। ऐसे ये शॉर्ट टर्म वाले रिलेटेड चीजें होती हैं, लंबे समय वाली चीजें रिलेटेड होती हैं। आपने कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट पढ़ा था, तो कैपिटल वाला इसी के अंदर है, जो बार बार ना हो, ठीक है, कभी कभी होते हैं, लंबे समय के होते हैं, वो सब इसमें आएगा। एसेट लायबिलिटी में इम्पैक्ट पड़ता है लॉन्ग टर्म एसेट लायबिलिटी पे, वो इसमें आएगा। क्लियर है ना, एक आपका ये आइटम हो गया, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज क्या हो सकती है, आपने एसेट बेची और पैसा आ रहा है ना, कुछ नहीं बेचे, एसेट बेची, सेल ऑफ एसेट्स। सब फॉरेन में तो हम लिख नहीं रहे, फॉरेन और कैसे पैसा आ सकता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और बाहर से कोई पैसा आ सकता है कैपिटल रिसिट्स के नाम पे। एक तरीका और हो सकता है, आपने बाहर पैसा इन्वेस्ट करा था, वो पैसा अब रिटर्न हो रहा है ना, आपने बाहर लोन दिया था 5 साल पहले दिया था, 5 साल हो गए, उसका रीपेमेंट हो रहा है, ठीक है। तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ये 3 आइटम कैपिटल रिसिट में बनेंगे। हाँ, इसके बाद इधर क्या हो सकता है, कैपिटल पेमेंट्स, इसी का सबका उल्टा कर दिया जाएगा। बाहर पैसा कब दोगे, बोरोइंग करी होगी या उल्टा दिया होगा बाहर, इसका रिवर्स हो जाएगा ना। आपने बाहर पेमेंट कब करा, जब बाहर आपने बोरो नहीं करा, लेंड करा बाहर, ठीक है। तो पहले ये दिया हुआ है लेंडिंग अब्रॉड। सेल ऑफ एसेट करिए, परचेज ऑफ एसेट, ठीक है। और क्या हो सकता है, यहां पे देखो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बाहर से आया था, इस बार बाहर वाले का हमने चुका दिया है ना। हाँ, रीपेमेंट ऑफ डेप्ट लिख देते हैं, लिख दिया हमने। बाकी इसमें सब इंक्लूड है, सिर्फ उधार ही नहीं, शेयर का पैसा भी बाहर लौटा रहे हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट बाहर लौटा रहे हो, आपकी जेब से जा रहा है, बस कंट्री के पास से जा रहा है, ये इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। नंबरिंग इन्होंने ऐसे डाली है, 1 2 उधर नहीं डाला है, 1 2 3 4 5, इधर 6 7 8 9 और ये है आपका 10। ये आपका एक बीओपी का एक्सट्रैक्ट है। आपको पूरे कंपोनेंट्स समझ में आ गए। ये 2 साइड थी, एक करंट अकाउंट साइड थी, नीचे कैपिटल अकाउंट साइड थी, ठीक है। इधर करंट अकाउंट रिसीविंग हुई है, करंट अकाउंट रिलेटेड पेमेंट्स हुए हैं, इधर कैपिटल अकाउंट रिलेटेड रिसिप्ट्स हुई हैं और इधर कैपिटल अकाउंट रिलेटेड पेमेंट्स हुए। इसको देख लो, क्योंकि अब चैप्टर में यही अभी आगे और बताते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, हमने कहा उन्हीं को ये बस एक्सप्लेन करने वाले हैं। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन करेंगे। पहले क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, विजिबल आइटम्स, इसे विजिबल ट्रेड बोला जाता है, याद रखना है, एमसीक्यू रिलेटेड बात है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड हो रहा है, क्या है ये, विजिबल ट्रेड है, सर्विस की बात नहीं हो रही, ठीक है। एक्सपोर्ट क्या हो सकता है, क्रेडिट ऑन बीओपी, पढ़ लिया पीछे, क्रेडिट साइड लिखा आपने, अर्न फॉरेन करेंसी, आपको फॉरेन करेंसी कमाते हो, एग्जांपल इंडिया गुड्स सोल्ड अब्रॉड। इंपोर्ट, डेबिट ऑन बीओपी, इधर साइड लिखा था, है ना। फर्स्ट एग्जांपल क्या होता है, पेइंग फॉर फॉरेन गुड्स। कवर्स टेंजिबल आइटम, टेंजिबल आइटम कवर हो रहे हैं, लाइक कार, एल्यूमिनियम, टी, आयरन ओर, गुड्स दैट फिजिकली क्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। एक और इंपॉर्टेंट खासियत है इसकी कि ये बॉर्डर से जब क्रॉस होंगे तो दिखेंगे, है ना। टेंजिबल आइटम्स जब बॉर्डर से क्रॉस होते हैं वो इसमें आते हैं, विजिबल ट्रेड में। देखो क्या लिखा है, रो 1 में एक्सपोर्ट दिखाया था, रो 6 में इंपोर्ट दिखाया था। रो 1 में एक्सपोर्ट था, दूसरा देखो इनविजिबल आइटम्स थे, सेकंड वाला क्या था, इनविजिबल आइटम, सर्विस लिखी थी, लिखा है नॉन टेंजिबल ट्रांजैक्शन, देख नहीं सकते इनको आप,
क्लासिफाइड इनटू सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, आप कमाओगे, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करोगे, क्रेडिट साइड लिखा गया है, अर्न्स फॉरेन करेंसी, ठीक है ना, जैसे कि शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म एक्सेट्रा, ये सब में सर्विस बेची जा रही है, सर्विस एक्सपोर्ट करी बाहर, बाहर से पैसा आया। इंपोर्ट्स ऑफ सर्विस, आपने सर्विस ली उनसे, पैसा दिया, डेबिट साइड, स्पेंड्स फॉरेन करेंसी, है ना, पेमेंट फॉर शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड रेसिडेंट स्पेंडिंग एज टूरिस्ट अब्रॉड, हमारा रेसिडेंट बाहर गया हुआ है, सर्विस खरीद रहा है, घूमने गया है, पैसे दे के आ रहा है, ये हो गए दो। अब कहां दिखा था ये, रो 2 में था और रो 7 में था। रो 2 में सर्विस रिसीट दिखाई थी, रो 7 में सर्विस पेमेंट दिखाए थे। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्या था हमारा, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, है ना, नो सर्विस इन रिटर्न, कुछ वापस बदले में नहीं देना है, बस पैसे आएंगे। आपकी एक रिसिट साइड में लिखा था, जैसे कि क्रेडिट साइड, जब रिसिट साइड है तो क्रेडिट साइड है, वो तो गिफ्ट आ रहा है बाहर से, डोनेशन आ रही है बाहर से, रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, हमारा एम्प्लॉय बाहर काम कर रहा है, हमारा इंडिया का आदमी बाहर जाके काम कर रहा है, कमा के भेज रहा है, इसे क्या बोलते हैं, रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। एड्स आ रही बाहर से, कोई हेल्प कर रहा है हमारी, इंडेमनिटीज आ रही हैं, वॉर के हुई थी या कोई भी हमने पेनल्टी बाहर वाली कंट्री पे लगा दी, वो हमें पैसा देगा, इसे क्या बोल देंगे, इंडेमनिटीज, ठीक। नेक्स्ट क्या है, पेमेंट हो सकते हैं यूनिलेटरल बाहर, डेबिट्स, डेबिट साइड लिखोगे, पेमेंट मतलब गिफ्ट्स, एड, इंडेमनिटीज गिवन टू अदर कंट्री, हम बाहर वालों को इस बार दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं। कवर बोथ प्राइवेट एंड ऑफिशियल ट्रांसफर्स, ये दोनों कवर करता है, सिर्फ गवर्नमेंट वाले ना सोचना कवर करता है, प्राइवेट वाले भी कवर करेगा, सब लिखा जाता है, जो कि रो 3 और 8 में था। लास्ट थर्ड नहीं, क्या था हमारा, फोर्थ था, है ना, इनकम साइड, दो कैटेगरीज की इनकम होती है, पीछे तो बहुत शॉर्ट में लिखा गया था ना, एक आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम होती है जिसमें हमने बात करी, जब आप इधर साइड लिख रहे हो तो आप इन्वेस्ट कहीं करके आए हो, उससे पैसा आता है, इंटरेस्ट आ सकता है, इंटरेस्ट लोन पे आता है, डिविडेंड आ सकता है, शेयर ली हुई बाहर डिविडेंड आएगा, प्रॉफिट भी आ सकता है, आपकी कंपनी बाहर सेटअप करी हुई है आपने, वहां से कमाई आती है, ठीक है। अर्न्ड बाय रेसिडेंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। डेबिट साइड क्या लिखोगे, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, बाहर पेमेंट कर रहे हो इंटरेस्ट का, डिविडेंड बाहर पे कर रहे हो, बाहर वालों ने पैसा हमारे पर लगाया होगा, फॉरेनर्स को ऑन देयर लोन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, उन्होंने हमें या तो लोन दिया है या हमारे क्या इन्वेस्ट करा है, अब हम उनको पेमेंट्स कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, जैसे कि वेजेस, सैलरी अर्न्ड बाय रेसिडेंट फ्रॉम नॉन रेसिडेंट्स, ठीक, मतलब क्या हो गया इसके अंदर, क्रेडिट मतलब पहले तो किस साइड है, ये रिसीविंग साइड है, ठीक है। वेजेस, सैलरी अर्न्ड बाय रेसिडेंट, हमारे रेसिडेंट ने कमाया बाहर जाके, और उसने पैसा जो रिसीव करा किससे रिसीव करा है, नॉन रेसिडेंट से, जो पैसे दे रहा है हमारे एम्प्लॉय को वो कौन है, वो तो नॉन रेसिडेंट है, तो पैसा हमारे पास आ रहा है, ठीक है। फिर से वेजेस, सैलरी अर्न्ड बाय रेसिडेंट, हमारे कंट्री के रेसिडेंट ने वेजेस या सैलरी कमाई, किससे कमाई, बाय नॉन रेसिडेंट, फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट। और डेबिट में क्या लिखोगे, जो बाहर का एम्प्लॉय हमारे पास है, हम पैसा दे रहे हैं, है ना, वेजेस, सैलरी पेड टू फॉरेन वर्कर, ठीक है। तो इनकम को इन्होंने दो भाग में बांटा हुआ है, पूरा करंट अकाउंट कंपोनेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसका आएगा कैपिटल, ऊपर का पोर्शन खत्म, नीचे पोर्शन आ गया, कैपिटल मूवमेंट। कह रहे कैपिटल मूवमेंट आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है, पता होना चाहिए आपको। कैपिटल अकाउंट को इन्होंने पहले दो भाग में बांट दिया है। कैपिटल मूवमेंट आर क्लासिफाइड इनटू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दोनों आसान होती है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होगा आपने या बाहर वाले ने इन्वेस्ट करा और पूरा कंट्रोल ले लिया कंपनी पे, इसे कहेंगे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मींस इन्वेस्टिंग इन फर्म लोकेटेड इन अनदर कंट्री इन अ वे दैट गिव्स द इन्वेस्टर कंट्रोल ओवर दीस फर्म्स। हमारी कंट्री में बाहर वाली कंपनी आई, इन्वेस्ट करा और पूरा कंट्रोल ही ले लिया, ठीक, जिसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। या हमने बाहर इन्वेस्ट करा, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हो सकता है पुरानी कंपनी पे ले लिया हो सकता है नई कंपनी खोल दी हो, ये भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रेसिडेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री मे मेक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय सेटिंग अप अ प्लांट, या तो अपना पूरा प्लांट लगा दे, और बाय एक्वायरिंग एन एक्जिस्टिंग इंडियन कंपनी, या हमारी कंपनी को एक्वायर कर ले। इन द सेम वे हम भी कर सकते हैं, इंडियन रेसिडेंट में मेक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फर्म्स अब्रॉड, ठीक। नेक्स्ट देखो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इसी का बस उल्टा है। उल्टा क्या है, एक चीज हटा दी गई है, इन्वेस्ट तो करा, कंट्रोल अपने हाथ में नहीं ले पाए। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, आपने बाहर कंपनी में पैसा लगा दिया, 100 शेयर खरीद लिए, तो क्या कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आएगा, कंट्रोल नहीं आएगा। कंट्रोल तब आता है जब पूरा आधे से ज्यादा खरीद लेते, तब तुम्हारे कंट्रोल में आता। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट वेयर देयर इज नो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, कंट्रोल नहीं आ पाया, बस इन्वेस्टमेंट तो कर दी। इट इंक्लूड्स सिचुएशन वेयर कंपनीज और रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री परचेज शेयर्स
ऑफ फॉरेन कंपनीज और बाय बॉन्ड्स, शेयर लिए हैं या बॉन्ड्स खरीदे हैं मतलब लोन दिया है, इशूड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड परचेज ऑफ शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज एंड बॉन्ड्स इशूड बाय द डोमेस्टिक गवर्नमेंट बाय रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज। दोनों हो सकते हैं, या तो हम बाहर खरीद लेंगे या फिर बाहर वाला हमारे भी खरीद सकता है, बस कंट्रोल नहीं ले पाया, ठीक है, मेन यही है। अब स्टार्ट हुआ आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है। करंट वाला हो गया था, कैपिटल स्टार्ट हुआ। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन शोज चेंजेस इन स्टॉक ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी अनलाइक करंट व्हिच शोज फ्लोज। करंट फ्लोज दिखाता है, कैपिटल एसेट और लायबिलिटी के चेंजेस दिखाता है। बता देता हूं क्या लिखा पहला, क्रेडिट रो 5 की बात हो रही है, 2 ही रो बची, 5 और 10, 5 वाली बची है और 10 वाली बची है। कैपिटल रिसीट्स व्हिच ब्रिंग फॉरेन करेंसी इनटू आवर कंट्री। बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, लोन फ्रॉम अब्रॉड, है ना, लोन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन, इंडिविजुअल, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, कहीं से भी बाहर से लोन ले रहे हो, गवर्नमेंट से लो या कॉर्पोरेशन से लो, इंडिविजुअल से लो बाहर वाले, या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लो, लोन ले रहे हो, इसी में आ जाएगा रिसिट में, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लोन लेंट अर्लियर, ठीक है, या फिर रीपेमेंट हो रहा है, आपने बाहर लोन दिया हुआ था अब वापस से मिल रहा है, बता दिया था हमने आपको पीछे ही। नेक्स्ट, फॉरेनर्स अक्वायरिंग डोमेस्टिक एसेट्स, लैंड, हाउस, प्लांट्स और शेयर, ठीक है, बाहर वाले हमारे यहाँ आके कुछ अक्वायर कर रहे हैं, एसेट हमारी खरीद रहे हैं, शेयर हमारे खरीद रहे हैं, पैसा तो आ रहा है ना, लंबे समय वाला आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब डेबिट 10th वाली रो, कैपिटल पेमेंट्स होंगे इसमें, है ना, क्या था, कैपिटल पेमेंट्स व्हिच यूज स्पेंड फॉरेन करेंसी, जो कि फॉरेन करेंसी खर्चा करेंगे। इन्वेस्टिंग अब्रॉड, बाहर इन्वेस्ट कर रहे हो, जमीन ले रहे हो, शेयर में लगा रहे हो, कहीं में भी लगा रहे हो, है ना, पैसे जा रहे होंगे यहाँ से हमारे पास से। गिविंग लोन्स टू फॉरेनर, उधार दे रहे हो बाहर, या फिर रीपेमेंट ऑफ अर्लियर लोन टेकन फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से लोन लिया हुआ था वापस चुका रहे हो। बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, बहुत लंबे लंबे पेजेस में थे। एक नोट दिया है, दोनों में की डिफरेंस क्या है, करंट और कैपिटल का मेन डिफरेंस क्या है। कह रहे की डिफरेंस, करंट अकाउंट डायरेक्टली अफेक्ट इनकम, करंट से डायरेक्टली असर पड़ता है। कैपिटल अकाउंट मेनली चेंजेस एसेट होल्डिंग विच इनडायरेक्ट इनकम इफेक्ट। इंडिया की कमाई पे जो मेन असर है वो करंट से पड़ेगा, करंट से कमाई हो रही है ना, ठीक है, गुड्स बेचे जा रहे हैं, सर्विस बेची जा रही है, यूनिट ट्रांसफर हो रहे हैं, इनकम्स आ रही है, तो इनकम किसमें डिनोट हो रही है, मेनली किसमें डिनोट हो रही है, करंट अकाउंट में, डायरेक्टली इफेक्ट्स इनकम। कैपिटल अकाउंट क्या कर रहा है, चेंजेस एसेट ही तो बदल रहा है, लोन ले रहे हो, लोन चुका रहे हो, एसेट खरीद रहे हो, तो इनकम पे इतना डायरेक्टली इफेक्ट नहीं डाल रहा है, कौन, कैपिटल, ठीक है, कहां है कैपिटल। कैटेगरीज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, आइटम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट आर ग्रुप्ड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। वैसे आपने समझ ली है, आपने देखा बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट की ऊपर कैटेगरी क्या थी आपकी, थी करंट थी, और नीचे क्या थी, कैपिटल थी। समझ लिया आपने, कुछ है थोड़ी। करंट के इन्होंने अभी थोड़े से और क्लैरिफाई करने के लिए एक भाग अलग कर दिया, बस करंट का एक भाग अलग करा है थोड़ा सा, उसको बोला इन्होंने बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड अलग करा है, अलग करने का मतलब ये नहीं कि सेपरेट कर दिया है, बस हटा के समझाया, याद रखना, ठीक है। करंट का एक बैलेंस ऑफ ट्रेड हटा के भी समझा दिया है, बाकी नॉर्मल है। तो देखो 3 पार्ट करें, कह रहे एक बैलेंस ऑफ ट्रेड है, एक बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट है, और एक बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट है। बैलेंस का मतलब पता है क्या होता है, बैलेंस का मतलब जो पैसा आया पैसा गया, जो डिफरेंस वो क्या होता है, बैलेंस, ठीक है। तो 3 में क्लासिफाई कर दिया, 2 ही में होता है नॉर्मली। खैर बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर लेते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड शोज द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल गुड्स इन अ ईयर। मतलब जो आपने रो 1 में पढ़ा था ना पहला, एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स, बस वो अगर उसका बैलेंस निकाल लो कि कितना एक्सपोर्ट करा कितना इंपोर्ट करा, जो डिफरेंस है वो क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। रीड के क्या लिखा है, बीओटी कवर्स ओनली मर्केंडाइज दैट इज टेंजिबल गुड्स नॉट सर्विस। सर्विस नहीं कवर होती, मर्केंडाइज मतलब गुड्स की बात हो रही है। मर्केंडाइज मतलब क्या होगा, खरीदने बेचने वाला सामान, ठीक है। बीओटी में नॉट बैलेंस, जरूरी नहीं है कि बराबर हो, ऑब्वियस है, ऐसा थोड़ी हो जितना खरीदा उतना ही बेचा हो। फेवरेबल भी आ सकता है, फेवरेबल मतलब आपके फायदे का सौदा। फायदे का सौदा कब होगा, जब आपने बाहर ज्यादा बेचा हो और इंपोर्ट कम कराया हो, आपने ज्यादा कमा लिया, है ना। फेवरेबल बैलेंस कब आएगा, एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट, खरीदा कम बेचा ज्यादा, ठीक। अनफेवरेबल कब आएगा, आपने बेचा कम खरीद ज्यादा लिया, इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, दोनों बराबर हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम होता है, उसे बोलते हैं। लेकिन नॉर्मली बैलेंस नहीं करेगा, ये तो ऑब्वियस है। आगे क्या रीड लिखा है, एग्जांपल ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट गुड्स वर्थ 76,500 करोड़ एंड इंपोर्ट वर्थ 78,000 करोड़, बट बीओटी कितना होगा 1,500 करोड़ और डेफिसिट में होगा, क्यों, इंपोर्ट ज्यादा करा तुमने,
अनफेवरेबल आ गया। ठीक, फॉर्मूला क्या होगा बीओटी निकालने का, एक्सपोर्ट गुड्स माइनस इंपोर्ट गुड्स। नेक्स्ट क्या था, सेकंड क्या था, करंट अकाउंट बैलेंस। अब इसने पूरा का पूरा करंट अकाउंट को ऊपर का पोर्शन लिया है, गुड्स जो भी लिए हुए हैं वो सिर्फ अलग करके समझा दिया था। ये ना सोचना कि अब इसमें गुड्स नहीं बचे, मतलब गुड्स वाला नहीं पोर्शन बचा, क्या बचा, सर्विस वाला पोर्शन बचा, यूनिलेटरल बचा, है ना, और इनकम बचा। तो ऐसा नहीं है, चारों को लिया इसमें, बस गुड्स को एक अलग सेपरेट करके बीओटी करके समझा दिया था, लेकिन करंट बैलेंस जब समझाएंगे तो पूरा का पूरा ही लेंगे। ये इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। करंट बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस सबको लिया गया है। ठीक, तो गुड्स को अलग करके क्यों समझाया, थोड़ा सा एक आदमी आइडिया लेता है कि सामान कितना खरीदा बेचा जा रहा है, इसलिए बीओटी को अलग करके समझा दिया था। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज मेड अप ऑफ विजिबल भी है, इनविजिबल भी है और ट्रांसफर्स भी है। नॉर्मली यूनिलेटरल और इनकम को ट्रांसफर मिला के ही मान लिया जाता है, इसलिए ऐसे बोल दिया, गुड सर्विस यूनिलेटरल एंड ट्रांसफर। रीड के लिए क्या है, देखो कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट किसके, करंट के, देखो पहले ही लिख दिया क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड तो ऑलरेडी इसके अंदर है। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स तो है। सेकंड क्या है, बैलेंस ऑफ इनविजिबल, इंपोर्ट ऑफ सर्विस लाइक शिपिंग, इंश्योरेंस, बहुत सी सर्विस होती है। फैक्टर इनकम सच एज इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, वेजेस एक्सेट्रा। फिर क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रांसफर, नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर लाइक रेमिटेंसेस, गिफ्ट, एड्स एक्सेट्रा। बता दिया, यहाँ लिखा है। चर क्या है, कह रहे मे शो सरप्लस और डेफिसिट, इसमें भी दोनों आइटम आ सकते हैं, हो सकता है पैसा आया ज्यादा हो, दिया कम हो, है ना। क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट, ये हुआ है, क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट, ये आपका फेवरेबल हो गया। ठीक है, हो सकता है उल्टा भी हो जाए, डेबिट बोले निकल जाए क्रेडिट से, तो ये क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल भी हो सकता है। करंट अकाउंट रिफ्लेक्ट्स फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस नॉट स्टॉक। ठीक है, कह रहे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को रिफ्लेक्ट करता है जो फ्लो हो रहा है। हाईली सेंसिटिव टू एक्सचेंज रेट चेंजेस, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सचेंज रेट में बदलाव आया, एक्सचेंज रेट क्या होते हैं, हमारी करेंसी से बाहर की करेंसी कितने में बदलेगी। मान लो हमारी करेंसी डाउन हो गई, हमारी करेंसी डाउन होगी तब भी बहुत एक्सचेंज इस पे असर पड़ेगा, किस पे, करंट अकाउंट पे। हमारी करेंसी अप होगी तब भी असर पड़ेगा, याद रखना। तो ये सेंसिटिव होते हैं बहुत। तो फॉर्मूला कैसे निकलेगा, फॉर्मूला निकलेगा, आप बैलेंस ऑफ करंट निकालना है, बैलेंस ऑफ ट्रेड ले लो, है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड आपने पीछे पढ़ लिया, बैलेंस इनविजिबल का कर लो और बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का कर लो। इनकम यूनिलेटरल में इंक्लूड कर दी गई है। अब क्लियर हो गया होगा क्यों दोनों इन्होंने मिला के लिख दिए थे एक ही में। ठीक, पूछना है, और सारे बैलेंसेस को ही प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट कैसे आएगा, ठीक है, क्या लिखा है, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रेफर्स टू बैलेंस ऑफ कैपिटल ट्रांसफर, बाहर से उधार लिया, बाहर से बोरो करा, सेल करी, परचेज करी एसेट, इनका बैलेंस। ठीक है, मेन मीनिंग इतने ही में है। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रेफर्स टू बैलेंस ऑफ कैपिटल ट्रांसफर, पैसा बाहर से कैपिटल के नाम पे आया, कैपिटल के नाम पे गया, इनको बैलेंस कर दो, क्या आ जाएगा, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये क्या लिखा है इन्होंने, ये बताया है क्या क्या इंक्लूड होता है, आपको ऑलरेडी पता है। बोरोइंग्स एंड लेंडिंग फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से लेना बाहर देना, सेल एंड परचेज ऑफ एसेट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ कैपिटल, गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज। नीचे देखो टाइप्स ऑफ कैपिटल फ्लो, इन्होंने और बात करी। पहले आपने दो पढ़े थे, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, है ना, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यही थे दो। डायरेक्ट में तो अक्वायर कर ले रहे थे, पोर्टफोलियो में अक्वायर नहीं कर रहे थे बस। अब देखो टाइप्स ऑफ कैपिटल फ्लो भी दो इन्होंने बताए हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बताया है ऑटोनॉमस फ्लो, नॉर्मल फ्लोज होंगे मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डिविडेंड। कमाना था, प्रॉफिट कमाना था, ब्याज कमाना था, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, अर्निंग फ्रॉम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड लेंडिंग, नॉर्मल फ्लो है, कोई जानबूझ के नहीं करेगा, किसी ने जबरदस्ती नहीं कराया, लोगों ने खुद ही पैसा फ्लो कराया। इसे क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस फ्लो। नॉर्मल फ्लोज जो होते हैं, बाहर पैसा लगाता है या बाहर से लोग इधर लगाते हैं, इन्हें बोलते हैं क्या, ऑटोनॉमस फ्लोज। ठीक है, नॉर्मल फ्लोज जो कि प्रॉफिट से जो आदमी मोटिवेट होकर कर रहा है, इंटरेस्ट कमाने के कर रहा है, डिविडेंड कमाने के कर रहा है, फ्रॉम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड लेंडिंग, बाहर उधार देके, बाहर इन्वेस्ट करके, इन्हें क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस फ्लो। याद रखना, आगे इस पे कंसेप्ट है छोटा सा। एग्जांपल, अमेरिकन इन्वेस्टिंग इन इंडिया टू अर्न प्रॉफिट, या हम बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, ऑटोनॉमस फ्लो। ठीक है, अकोमोडेटिंग फ्लोज क्या होते हैं, ये जान के गवर्नमेंट करती है ताकि बीओपी को बैलेंस कर दे, टू करेक्ट अ बीओपी इम्बैलेंस, इन्हें कहेंगे अकोमोडेटिंग फ्लोज। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ करंट अकाउंट शोज अ डेफिसिट, करंट अकाउंट ने डेफिसिट दिखा दिया, अकोमोडेटिंग कैपिटल इन फ्लो, बाहर से उधार लेके उसको बैलेंस कर दिया।
करंट को कैपिटल से भी बैलेंस करेंगे, कंबाइन होता है ना पूरा। करंट ने हमें दिखाया डेफिसिट, हमें दिखाया कि भैया बाहर से पैसा कम आया है, हमने बाहर से क्या ले लिया, उधार फ्लो करवा लिया ताकि बैलेंस हो जाए, ये लिखा हुआ है। ठीक, फिर से इफ करंट अकाउंट शोज अ डेफिसिट, करंट अकाउंट ने दिखाया पैसा बाहर से ज्यादा है कम, कम आया है, डेफिसिट। अकोमोडेटिंग कैपिटल इनफ्लो, याला इनफ्लो कराया गया, जान करके बाहर से लोन लिया गया। बोरोइंग यूजिंग रिजर्व या बैलेंस, कहीं से भी किसी तरीके से बाहर से उधार लिया गया जिससे कि पैसा आ जाए, पैसा आ जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा, अकोमोडेटिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, इंटर रिलेशन विद करंट अकाउंट, कैपिटल इंटर रिलेटेड ही होता है। इंटर रिलेटेड होने का मतलब क्या है, यही कि अगर ऊपर डेफिसिट या सरप्लस आया नीचे से उसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अ डेफिसिट ऑन करंट अकाउंट मस्ट बी फाइनेंस्ड बाय सरप्लस ऑन कैपिटल अकाउंट, और अगर सरप्लस आ गया मस्ट बी ऑफसेट बाय डेफिसिट इन कैपिटल अकाउंट। ऊपर ज्यादा आ गया तो नीचे डेफिसिट ला सकते हो। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो पढ़ लिया तुमने ना, तो अगर दोनों को बैलेंस देख लिया जाए, करंट कैपिटल सब मिला दिया जाए, बैलेंस ऑफ पेमेंट बन जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स टोटल डेबिट्स, पूरा इधर का साइड डेबिट साइड, टोटल क्रेडिट है ना, एंड क्रेडिट रिलेटिंग टू ऑल आइटम्स ऑन अकाउंट ऑफ विच अ कंट्री मेक्स पेमेंट, सब अकाउंट इंक्लूड है, करंट कैपिटल सब इंक्लूड है। टू एंड रिसीव पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, पेमेंट करा, पेमेंट मिला, सबका बैलेंस क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस रीड के क्या दिया है, कंसेप्ट है, रीड फिर से कंसेप्ट उठाने यहाँ से लिखा, बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी, डेफिनेशन आपने पढ़ ली, बीओपी इज द सम ऑफ द बैलेंस ऑन करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट दोनों के बैलेंस को सम कर दो तब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट बन जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन आइदर अकाउंट इंडिविजुअली, करंट को अलग पढ़ना कैपिटल को अलग पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इसको पूरा ओवरऑल पढ़ना तो कॉम्प्रिहेंसिव है, ज्यादा समझ में आएगा। बस क्या करना है, इधर सारे पेमेंट मिले और उधर सारे पेमेंट करे, यही तो था, ये लिखा है, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है। इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन आइदर अकाउंट इंडिविजुअली, बोथ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट आर पार्ट्स ऑफ बीओपी के ही ये पार्ट्स हैं। नीचे क्या लिखा है, अकाउंटिंग नेचर की अगर बात करी जाए इसकी, ठीक है, अकाउंटिंग नेचर मतलब कि आप जब अकाउंटिंग करते हो क्या एंट्री करते हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही एंट्री करते हो। अकाउंटिंग नेचर में बात करी जाए तो कह रहे हैं बीओपी इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, तुम्हें नजर आएगा बीओपी हमेशा किसमें है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, आपने जितना बाहर पैसा दिया जितना अंदर आया सब क्या है, बराबर। कैसे हो सकता है, मान लो तुमने बाहर तुमने एक्सपोर्ट कर दिया, कुछ एक्सपोर्ट करा, क्या एंट्री पास करी होगी, आपके पैसे आए होंगे, है ना। हम कह दे रहे पैसे नहीं, फॉरेन एक्सचेंज आया, हम एंट्री कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज डेबिट, सही है। टू क्या गया, मान लो गुड्स गए, टू गुड्स जिनको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपोर्ट। समझ में आ रहा है, अकाउंटिंग नेचर में तो यही एंट्री होगी, तो जितना पैसा आया उतने का सामान गया, इक्वल, है ना। तो कह रहे हैं अकाउंटिंग सेंस में ये एकदम इक्वली लगेगा आपको, ठीक है। बीओपी इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम इन द अकाउंटिंग सेंस सिंस इट इज रिकॉर्डेड यूजिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री यही होती है, कुछ डेबिट कुछ क्रेडिट। आ रहा है समझ में, एवरी ट्रांजैक्शन हैज इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री, हर ट्रांजैक्शन का बराबर डेबिट क्रेडिट तो होता है, एंट्रियां पास करते हो तुम लोग जनरल एंट्रियां। एग्जाम्पल, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, आपने कुछ सामान बेचा तो क्या करा, उसको टू करा, सामान जा रहा है, जाती हुई चीज को क्रेडिट, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट, मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ क्रेडिट हो गया, और पैसे आए उसको डेबिट, पेमेंट रिसीव इन फॉरेन करेंसी या फिर गोल्ड इज डेबिट। ठीक, पूछना है कुछ, ये अकाउंटिंग सेंस है लेकिन यहाँ अकाउंटिंग की बात नहीं हो रही है, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो लिखा वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट इज इक्वल, सो बीओपी ऑलवेज बैलेंस इन थ्योरी, है ना। अकाउंटिंग थ्योरी में हमेशा क्या करेगा, बैलेंस करेगा, ये आपका एक नॉर्मल सेंस बताया था, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ऐसी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, ये कोई अकाउंटिंग थोड़ी कर रहे हो। देखो तो तुमने एक ही साइड पेमेंट करा था, तुमने ये नहीं लिखा बीओपी में कि सामान गया, तुमने ये लिखा पैसे आए, है ना। इधर रिसिप्ट साइड थी, उधर पेमेंट साइड थी, ये कहां लिख रहे हो कि सामान भी तो जा रहा है, बस ये लिख रहे हो पैसे आ रहे हैं और ये लिख रहे हो पैसे जा रहे हैं, तो ये बैलेंस करेगा, ये बैलेंस नहीं करेगा, ठीक है। रियलिटी में क्या होता है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट कैन ईच शो सरप्लस और डेफिसिट, दोनों ही घाटा दिखा सकते हैं या ज्यादा भी दिखा सकते हैं, पैसा ज्यादा आ गया या पैसा कम आया। एग्जाम्पल, इंडिया ऑफन फेजेस करंट अकाउंट डेफिसिट, कह रहे इंडिया में ज्यादातर करंट अकाउंट डेफिसिट होता रहता है, ठीक है। अकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लोज आर यूज्ड टू करेक्ट इम्बैलेंस एंड कीप ओवरऑल बीओपी इन इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। जब इम्बैलेंस आता है ना तो गवर्नमेंट यूज करती है अपना क्या, अभी बताया था पीछे हमने, अकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लो,
क्यों यूज करती है? इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम मतलब बराबर नहीं आ रहा है, कहीं भी कमी हो सकती है। हो सकता है सरप्लस आ गया हो सकता है डेफिसिट आ गया हो, ठीक है। तो दो ही हो सकते हैं डिसइक्विलिब्रियम, या तो सरप्लस या फिर डेफिसिट। क्या लिखा है? कंट्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर। कभी आदमी एक्सपोर्ट भी करता है, कभी आदमी इंपोर्ट भी करता है, कंट्री में होता रहता है। सो इट इज अनलाइकली दैट द बैलेंस ऑफ पेमेंट विल स्टे इन इक्विलिब्रियम एट ऑल टाइम। तो ये तो अनलाइकली है कि बहुत ही रेयर केस है कि इक्विलिब्रियम आ जाए, नॉर्मली इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। बीओपी डिसइक्विलिब्रियम आएगा, और डिसइक्विलिब्रियम में क्या हो सकता है? एक तो डेफिसिट हो सकता है या फिर सरप्लस हो सकता है। डेफिसिट क्या होगा? कमी पड़ गई, आपने खर्चा ज्यादा कर दिया, फॉरेन एक्सचेंज कमा नहीं पाए इतना, ठीक है, आपने फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा खर्च किया। फॉरेन एक्सचेंज मतलब बाहर की करेंसी। व्हेन ऑटोनॉमस रिसिट, ऑटोनॉमस क्यों बोला है? जो अपने आप होती है, इज लेस देन ऑटोनॉमस पेमेंट। आपने ऑटोनॉमस पेमेंट ज्यादा करे, खर्चा ज्यादा करा, मिला इतना नहीं आपको। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? सरप्लस क्या होगा? ये अच्छी चीज है, आपने कमा ज्यादा लिया, खर्चा उतना नहीं करा, रिसिट ज्यादा होंगी, है ना। क्या लिखा है? व्हेन ऑटोनॉमस रिसिट इज ग्रेटर देन ऑटोनॉमस पेमेंट। इंपैक्ट क्या पड़ेगा? सरप्लस तो अच्छी बात है, डेफिसिट नुकसान की बात है, ना नुकसान में आ रहा है, यूजुअली नॉट अ मेजर इशू। सरप्लस कोई इशू नहीं है। डेफिसिट सीरियस प्रॉब्लम एज इट क्रिएट्स प्रेशर ऑन इकोनॉमी। Therefore, it is important to understand the causes of BOP deficit। पढ़ेंगे क्यों डेफिसिट आता है, उसके बाद एंड द पॉलिसी मेजर टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम, और इसको कैसे सुधारा जा सकता है। दो टॉपिक बचे हैं, बीओपी खत्म हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, पहला रीजन जो कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम होता है वो होता है फॉल इन फॉरेन डिमांड। बाहर वाले लोग हमारी चीज नहीं खरीद रहे, तो ऑब्वियस है हमारा एक्सपोर्ट नहीं होगा, और एक्सपोर्ट नहीं होगा तो क्या आएगा? डेफिसिट। A deficit may arise if foreign demand shifts away from the country's goods to cheaper or more fashionable products of other country। हमारी कंट्री का सामान ना खरीद के कोई दूसरी कंट्री का सामान खरीदे लेने लोग, वहां फैशन या तो अच्छा चल रहा है या फिर उनका रेट हमसे डाउन है, ठीक है। डिमांड में ऑल्सो फॉल ड्यू टू रिसेशन अब्रॉड और रिड्यूसिंग फॉरेन इनकम। या तो बाहरी रिसेशन चल रहा, बाहरी प्रॉब्लम हमारा खरीद नहीं पा रहे, ये भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी रीजन हो। दिस लोअर्स एक्सपोर्ट, हमारी प्रॉब्लम आ रही है, एक्सपोर्ट मेरे कम हो रहे हैं, मेक्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल, दैट मींस डेफिसिट। दूसरा हो सकता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ गया है, ठीक है। क्या होता है ये? हाई डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन चल रहा है, मेक्स इंपोर्ट चीपर एंड रिड्यूसेस कॉम्पिटिटिवनेस। अगर यहाँ इन्फ्लेशन चल रहा है ना, तो हम लोग ज्यादा इंपोर्ट करने लगेंगे, ठीक है। यहाँ चीजें महंगी है, बाहर से खरीदो। इन्फ्लेशन आ रहा है तो आप इंडिया से नहीं, अपना सामान नहीं खरीदो, कहां से ला रहे हो? बाहर से। और जाहिर सी बात है इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो तो डेफिसिट आएगा, बाहर ज्यादा खरीद रहे हो, यही लिखा है। और चीपर एंड रिड्यूसेस कॉम्पिटिटिवनेस इन द वर्ल्ड मार्केट लीडिंग टू हायर इंपोर्ट एंड लोअर एक्सपोर्ट। इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा क्योंकि इन्फ्लेशन आ रहा है ना। बोथ वर्सन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, दोनों ही रीजन की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब होगा। सुन रहे हो? थर्ड पे आते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा कर रही होती है, बाहर से आइटम ला रही होती है, डेवलपमेंट पे खर्चा कर रही है, तो ऑब्वियस है अगर गवर्नमेंट इंपोर्ट कर रही चीजें तो डेफिसिट आने वाला है, ठीक। डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन फेस डेफिसिट एज दे रिलाई ऑन इंपोर्ट ऑफ मशीनरी। बाहर से मशीनें लाई जा रही है कि भैया इंडिया डेवलप हो किसी तरीके से, रॉ मटेरियल लाया जा रहा है बाहर से, इंडिया के बाहर से, एंड टेक्निकल नो एंड हाउ टेक्नोलॉजी लाई जा रही है फॉर ग्रोथ, ताकि ग्रोथ हो। तो सिंस दे कैन नॉट एक्सपैंड एक्सपोर्ट, इतनी तेज एक्सपोर्ट नहीं हो रहा जितनी तेज इंपोर्ट हो रहा है, दिस क्रिएट्स अ स्ट्रक्चरल डेफिसिट। तो इससे डेफिसिट आ रहा है। स्ट्रक्चरल क्यों आ रहा है? क्योंकि एक रीजन इसका कोई खराब रीजन नहीं है, ये इकोनॉमी इसका रीजन है कि हम पीछे हैं, हम डेवलपिंग है, इसे स्ट्रक्चरल रीजन बोला जाता है। नेक्स्ट है राइजिंग एक्सपोर्ट कॉस्ट, ठीक है। आपका एक्सपोर्ट कॉस्ट बढ़ा हुआ है कि लोग खरीद नहीं रहे आपका, कैसे हो सकता है? हायर वेजेस, रॉ मटेरियल प्राइसेस और इन्फ्लेशन रेज एक्सपोर्ट कॉस्ट। लेबर यहाँ का महंगा है, ठीक है, और इन्फ्लेशन या तो आ रखा है, रॉ मटेरियल महंगा है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट प्राइस ज्यादा है, टैक्स भी लिख सकते हो। रिड्यूस कॉम्पिटिटिवनेस, कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है, महंगा प्रोडक्ट है आपका, एंड लोअर एक्सपोर्ट, ऑब्वियस है महंगा होगा तो एक्सपोर्ट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। लीडिंग टू एन अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसकी वजह से क्या आएगा? अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट आते हैं डिक्रीज इन सप्लाई, डोमेस्टिक शॉर्टेज ड्यू टू क्रॉप फेलियर। इंडिया में क्रॉप फेलियर हो गया, सामान बना ही नहीं, एग्रीकल्चर हुआ ही नहीं, स्ट्राइक्स पड़ गए, ठीक है। स्ट्राइक्स का मतलब क्या होता है? हड़ताल टाइप हो गई,
रॉ मटेरियल और पावर शॉर्टेज हो गई, रॉ मटेरियल पावर शॉर्टेज रिड्यूस एक्सपोर्ट्स एंड इंक्रीज इंपोर्ट्स। आपके यहाँ बन नहीं रहा, एक्सपोर्ट कम होंगे, इंपोर्ट ज्यादा होंगे, बाहर से लाना पड़ेगा, वर्सनिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट। सब कनेक्ट कराना तो भैया बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो रहा है, ठीक है, वर्सन डेफिसिट ला रहा है। एप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज, ये इंपॉर्टेंट है और आगे बहुत कंफ्यूज कर सकता है, ध्यान समझ लेना। एप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है? आपकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। एप्रिसिएशन मतलब आपकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, इन्फ्लेशन से मतलब नहीं है। आपकी करेंसी स्ट्रांग होने का मतलब है कि आपका पैसा जो पहले $1 मान लो 75 रुपए में खरीद रहा था, वो अब 70 में मिला जा रहा है। $1 75 में मिल रहा था, पहले महंगा मिल रहा था, अब 70 में मिला जा रहा है। ये क्या हो गया? आपकी करेंसी स्ट्रांग हो गई, इसे बोलते हैं एप्रिसिएशन, ठीक। इससे होगा क्या? स्ट्रॉन्गर करेंसी मेक्स इंपोर्ट चीपर, आपके लिए इंपोर्ट करना सस्ता हो जाएगा, ठीक है। आपको जो चीज पहले 75 में मिल रही थी वो अब 70 में मिली जा रही है, इंपोर्ट क्या हो गया? चीपर। एंड एक्सपोर्ट कॉस्टलियर, एक्सपोर्ट महंगा हो गया, बाहर वालों के लिए आपकी करेंसी महंगी है, आपके लिए बाहर वाली सस्ती है, समझ में आ रहा है? अभी आगे पढ़ोगे, कॉजिंग इंपोर्ट्स टू राइज एंड एक्सपोर्ट्स टू फॉल। अब यहाँ कंफ्यूजन क्या होती है? आपने सुना एप्रिसिएशन, ठीक है, आपने एप्रिसिएशन सुन लिया, बहुत अच्छी बात है। जब आपने एप्रिसिएशन सुना तो आपको लगेगा कि 70 का पहले डॉलर था, 75 का हो गया एप्रिसिएशन। ऐसा नहीं होता है, याद रखना, एप्रिसिएशन में उल्टा। हाँ, अपनी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, बाहर की चीज सस्ती मिल जाएगी, तो मतलब एप्रिसिएशन का मतलब $1 आपको पहले 75 में मिल रहा था, 75 रुपए में, अब वही $1 आपको 70 रुपए में मिला जा रहा है, तो ये क्या हुआ है? आपका एप्रिसिएशन, याद रखना, ठीक है, सस्ते में चीज मिल रही है, तो एप्रिसिएशन हो गया, तो इंपोर्ट सस्ते हैं आपके लिए। मान लो $1 की बाहर जीन्स है, जो आपको पहले 75 रुपए मिल रही थी, अब कितने मिल रही है? ज्यादा इंपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट महंगा हो गया। बाहर वाले के पॉइंट से देखो, वो $1 खर्चा करके 75 का सामान ले रहा था, अब $1 खर्चा करके कितने का ले रहा है? 70 का, ठीक है। बहुत की पॉइंट अभी भूल जाओगे, अभी जब आगे इसके टॉपिक पढ़ोगे एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग डेप्थ बर्डन। डेप्थ बर्डन बढ़ रहा है, आपके पास कर्ज ज्यादा बढ़ रहा है, तब भी दिक्कत आएगी। डेवलपिंग कंट्रीज बोरो हैवीली, उधार ले रहे हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो लिखा होगा, तो आपका डेफिसिट तो आना ही आना है, हैवी उधार ले लिया बाहर से आपने। टू फाइनेंस ग्रोथ, आप अपनी ग्रोथ को फाइनेंस करने के लिए उधार ले रहे हो। लार्ज डेप्ट सर्विसिंग इंक्रीज फॉरेन करेंसी आउटफ्लो, ठीक है, कहने ज्यादा जो उधार ले रहे हो, लार्ज डेप्ट सर्विसिंग, स्पेशली इंटरेस्ट पेमेंट, उस पर ब्याज भी भरोगे, पैसा और बाहर जा रहा है ना। लोन लिया था तब तो आया था, मान लो 2-3 साल पहले लोन लिया तुमने, तो तुम्हारे पास आ गया था पैसा, लेकिन उस पर ब्याज भरना पड़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है, रीपेमेंट भी होगा फिर उसका कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज ग्रोथ के लिए उधार लेती हैं, और उधार का जब ब्याज भरती हैं और रीपेमेंट करती हैं, जिससे डेफिसिट आ जाता है, यही लिखा है। इंक्रीज फॉरेन करेंसी आउटफ्लो क्रिएटिंग बीओपी प्रॉब्लम। 8 क्या है? डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ये तो आसान है, डिमांड में पढ़ा था आपने, आप दूसरे को देख के खरीदने की कोशिश करते हो। अब इंडिया के लोग बाहर फॉरेन को देख के खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, फॉरेन के गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, जिससे क्या आने वाला है? आपका पैसा फॉरेन करेंसी में पेमेंट होगा, और क्या आएगा? ज्यादा इंपोर्ट करा रहे हो, ऑब्वियस है, क्या आएगा? डेफिसिट। पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज इमिटेट कंजम्पशन पैटर्न ऑफ डेवलप्ड नेशंस, उनका डेवलप्ड वालों का आप कॉपी करना चाह रहे हो। इंपोर्टिंग लग्जरी गुड्स लाइक कार्स, एयर कंडीशनर्स, दिस रेजेस इंपोर्ट एंड लीड्स टू डेफिसिट। नेक्स्ट देखो, 9th और 10th दो बचे हैं। 9th रीजन क्या हो सकता है? पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन प्रेशर भी हो सकता है कि पॉपुलेशन ज्यादा है और इतना सामान यहाँ बन नहीं रहा, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, ठीक है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीजेस डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस, दिस रिड्यूसेस एक्सपोर्ट सरप्लस। एक और दिक्कत आती है, जब पॉपुलेशन ही ज्यादा है, बन के यहीं यूज हुआ जा रहा है, बाहर बेचने की नौबत ही नहीं आ रही, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा। एंड ऑफन फोर्सेस हायर इंपोर्ट भी हो सकते हैं, ज्यादा लाना पड़ रहा है। वर्सन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल फैक्टर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर और सैंक्शंस, कह रहे हैं लड़ाई झगड़ा होता रहता है, हर रोज वॉर हो रहा है अगर, तब भी क्या होगा? डिस्टर्ब ट्रेड, बिजनेस रुकेगा, जहां वॉर हुई बिजनेस, एंड क्रिएट एन अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये आपके कॉजेस थे, तो अब इसको मेजर होंगे करेक्ट करने के, है ना। क्या लिखा है? मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम, किन तरीकों से डिसइक्विलिब्रियम को सुधारा जाएगा। पहला हो सकता है, आपने अभी एप्रिसिएशन कॉस्ट पढ़ा था, आप करेंसी को डेप्रिसिएशन पे लगा दो, अपनी करेंसी को लूज करवा दो पावर, जो $1 75 में मिल रहा था अब 80 में मिले, डेप्रिसिएशन करा दो। डेप्रिसिएशन कराओगे तो आपके लिए इंपोर्ट करना महंगा हो जाएगा, इंपोर्ट करना महंगा होगा तो डेफिसिट कंट्रोल में आ सकता है। क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन, और देखो एक और दिया, डिवैल्यूएशन।
ठीक है, बस इतना सा समझ लेना, डेप्रिसिएशन जो होता है अपने आप होता है, गिरेगी करेंसी की वैल्यू गिरेगी, ठीक है, करेंसी लूज करेगी, स्ट्रांग नहीं होगी, और डिवैल्यूएशन भी वही होता है, बस ये गवर्नमेंट जान के करती है और ये अपने आप होता है। ठीक, दोनों से ही क्या सुधारा जा सकता है, डेफिसिट। आ रहा है समझ में ये? ठीक है, अभी तुम आगे इस पे पढ़ोगे, अंडर अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, अभी आगे बता देंगे। ठीक भाई, इतना समझ लेना, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ऐसे होते हैं जहां गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे। ठीक है, depreciation of currency makes import costlier and export cheaper. This reduces import and stimulate export, helping correct the deficit. आ गया समझ में? ये एग्जाम्पल क्या दिया है, इफ द रूपी फॉल्स फ्रॉम 75 टू 76 पर डॉलर, 75 का एक डॉलर 76 में मिल रहा है, इंडियन मस्ट पे मोर फॉर द सेम डॉलर, पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं, एक डॉलर 75 मिल रहा है, 76 मिल रहा है, रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स while making export more attractive। अब उनके पॉइंट पे खड़े होकर देखो, उनको सस्ता लगने लगा, पहले $1 में 75 सामान खरीदे थे, अब उसी $1 में 76 सामान खरीद रहे। ठीक है, तो इससे वही एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इवन विद फ्लेक्सिबल, यहां से भी कुछ ना पाऊंगा, जब तुम अपना खुद से पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि अभी हम आगे इस टॉपिक को बात कर लेंगे, अभी नहीं आएगा ये। डिवैल्यूएशन पे आते हैं, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। डिवैल्यूएशन में बताया कौन करता है, गवर्नमेंट, सेम ही है एकदम। ठीक, तो यहां देखो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम था जहां गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे, यहां देखो क्या है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स है तो गवर्नमेंट चलाती है उसको, फिर तो गवर्नमेंट चलाती है तो डेप्रिसिएशन नहीं होगा, क्या होगा, डिवैल्यूएशन। ठीक है, जान के करा जाएगा। एज ए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम द गवर्नमेंट कैन ऑफिशियली डिवैल्यू इट्स करेंसी, जान के करेंसी गिरा दी, दिस रेसेस इंपोर्ट प्राइसेस, वही काम होगा, इंपोर्ट महंगा, एक्सपोर्ट सस्ता, दिस रेसेस इंपोर्ट प्राइस फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर एंड लोअर्स एक्सपोर्ट प्राइसेस इन फॉरेन मार्केट, thereby reducing import and increasing export। छोड़ देना, बस इतना बहुत है। नेक्स्ट बोले, थर्ड पे आते हैं, इंपोर्ट कंट्रोल। इंपोर्ट कंट्रोल से क्या हो सकता है, लिखा है गवर्नमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट थ्रू, इंपोर्ट को रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, टैक्स लगा दो, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दो, तो गवर्नमेंट रोक लेगी इंपोर्ट, इंपोर्ट रोकोगे डेफिसिट कंट्रोल होगा, होगा, बाहर से पैसा नहीं जाएगा। क्या लिखा है, कोटाज, लिमिटिंग द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, क्वांटिटी पे इंपोर्ट पे ही रोक लगा दी, ओनली 90% ऑफ लास्ट ईयर इंपोर्ट अलाउड दिस ईयर। हो सकता है गवर्नमेंट ने कानून निकाला कि जिसने जिसने इंपोर्ट करा था पिछले साल, वो उसका सिर्फ कितने परसेंट करेगा, 90%। 10 पीस मंगाए थे तो 9 ही मंगाओगे इस बार। आगे समझ में? नीचे क्या लिखा है, टैरिफ्स लगा सकती है, टैरिफ मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, रेजिंग इंपोर्ट ड्यूटीज, टैक्स लगते हैं ना इंपोर्ट करने पे, एक्स्ट्रा टैक्स लगते हैं। नॉर्मल यहाँ सामान खरीदोगे इंडिया के अंदर कम टैक्स है, बाहर से ना और टैक्स है, तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो, to increase this price of imported goods and discourage imports। ठीक, quotas are more effectively than tariff, कह रहे हैं कोटा ज्यादा इफेक्टिव है ये, because they directly reduce import volume, क्योंकि हो सकता है आदमी टैक्स भरने को तैयार हो जाए, है ना, लेकिन जब यही लगा दे 90% ज्यादा नहीं, तो ज्यादा काम क्या कर सकता है, कोटाज ज्यादा काम करते हैं। कोटाज मतलब लिमिट, टैरिफ मतलब टैक्स। ठीक है, because they directly reduce import volume while tariff work indirectly through हायर प्राइसेस। टैरिफ इनडायरेक्टली काम करते हैं, कोटा डायरेक्टली काम करते हैं, 50% बोल दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, एक्सपोर्ट को प्रमोट करो। ठीक है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करो तब भी आपका डेफिसिट दूर हो जाएगा, बेच दोगे ज्यादा सामान बाहर। गवर्नमेंट कैन बूस्ट एक्सपोर्ट थ्रू रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज, है ना, कैश असिस्टेंस एंड सब्सिडीज टू एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर की हेल्प करो, सब्सिडीज दो, ठीक है उनको, ताकि एक्सपोर्ट करें ज्यादा। सब्सिडीज उल्टा पैसा, ठीक है, उल्टी हेल्प कर रहे हो, टैक्स लगाना मतलब पैसा ले रहे हो, सब्सिडी उसका उल्टा हेल्प कर रहे हो उनकी कि आप बेचो बाहर। ठीक है, जहां जरूरत पड़ेगी हम मदद कर देंगे। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान दो, क्वालिटी अच्छी हो तभी बाहर बिकेगा। मार्केट इंफॉर्मेशन अच्छी मिले, गवर्नमेंट सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दे। एंड ट्रेड एग्जीबिशन अब्रॉड, बाहर एग्जीबिशंस लगवाए जाए। टैक्स एग्जेम्पशन ऑन एक्सपोर्ट गुड्स, एक्सपोर्ट करने पे टैक्स हटाए गवर्नमेंट। एनकरेजमेंट टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज विद टैक्स बेनिफिट, रॉ मटेरियल एंड फाइनेंस, उधार दे दे उन कंपनियों को जो एक्सपोर्ट करती हैं, टैक्स का बेनिफिट दे दे, टैक्स में माफी कर दे, आधा कर दे, वगैरह वगैरह। बस एनकरेज करना है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को, उनको जो एक्सपोर्ट ज्यादा करती है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म प्रमोट करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी लोग बाहर से आएंगे, यहाँ खर्चा करेंगे, है ना, तो टूरिज्म को प्रमोट करें टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय इंप्रूविंग होटल्स, ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटीज फॉर फॉरेन टूरिस्ट। ठीक है, एक्सचेंज कंट्रोल, ठीक है, इसमें क्या होगा, ये भी तरीके हैं सब डेफिसिट को रोकने के। एक्सचेंज कंट्रोल क्या हो सकता है, कहते हैं गवर्नमेंट कैन रेगुलेट और फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग
by requiring exporter to sell their foreign exchange to the central bank and importers to buy from it। क्या लिखा हुआ है? कह रहे हैं गवर्नमेंट क्या करे, एक्सचेंज पे पूरा कंट्रोल रखे, बाहर की करेंसी पे पूरा कंट्रोल रखे। कैसे रख सकती है? मान लो किसी ने एक्सपोर्ट करा तो उसने किस करेंसी में कमाया? फॉरेन करेंसी में। कहे गवर्नमेंट के फॉरेन करेंसी बदलाओगे हमसे, गवर्नमेंट से, तो लोग आएंगे फॉरेन करेंसी लेके गवर्नमेंट से बदलाएंगे। फॉरेन करेंसी किसके हाथ में आई? अब अगर किसी को इंपोर्ट करना है तो उसको क्या चाहिए और किससे लेगा वो? गवर्नमेंट देना, कम दे, एक्सचेंज कंट्रोल। ठीक है। द गवर्नमेंट कैन रेगुलेट ऑल फॉरेन करेंसी डीलिंग बाय रिक्वायरिंग एक्सपोर्टर टू सेल देयर फॉरेन एक्सचेंज टू द सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट खुद तो नहीं करती, सेंट्रल बैंक को आगे करती है ना। एंड इंपोर्टर्स टू बाय फ्रॉम इट, इंपोर्टर से गए सेंट्रल बैंक से खरीदो जाके। फॉरेन एक्सचेंज इज राशन, अब राशन, उसको राशन कर दे मतलब सबको ना दे। ठीक है। अमंग लाइसेंस इंपोर्टर, सिर्फ उसको दे जिसको लग रहा है कि हाँ इसको दे दो भैया। गिविंग प्रायोरिटी टू एसेंशियल गुड्स, इंपोर्ट वही कराया जाए जिसकी सख्त जरूरत है, फालतू चीजों को ना कराया जाए। दिस हेल्प लिमिट इंपोर्ट, तो इंपोर्ट कंट्रोल में आएंगे क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं मिल रहा तो खरीदो क्या। टू द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग, ठीक है, कंट्रोल हो जाएगा। कितना कंट्रोल हो जाएगा? एक्सपोर्ट अर्निंग के हिसाब से कंट्रोल हो जाएगा। अब सेंट्रल बैंक उतना ही दे पाएगा जितना लोगों ने एक्सपोर्ट करके कमाया है, वही इंपोर्टर्स को मिल रहा है, तो ज्यादा जाने का चांस खत्म, डेफिसिट खत्म। हाउएवर स्ट्रिक्ट कंट्रोल में लीड टू ब्लैक मार्केटिंग, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग होने का चांस हो जाएगा, लोग छुपा छुपा के काम करने लगेंगे। नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स। इंपोर्ट देख रहे हो ज्यादा हो रहा है तो गवर्नमेंट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट बना ले। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट मतलब वही सामान बना दे इंडिया के अंदर, जिससे इंपोर्ट क्या हो जाएंगे? डाउन, डेफिसिट कंट्रोल। आ रहा है समझ में? सिंपल सा पॉइंट है। एनकरेजिंग इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस गुड्स दैट आर यूजुअली इंपोर्टेड, उनको बनाओ जो इंपोर्ट करे आ रहे हैं, इससे फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगा? बच जाएगा इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में। सच इंडस्ट्रीज में बिकम कॉम्पिटिटिव इनफ टू एक्सपोर्ट, उसके बाद धीरे धीरे वो कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी तो वो एक्सपोर्ट भी करने लगेंगी बाहर। फर्दर स्ट्रेंथनिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और कंट्रोल में आएगा। मॉनेटरी पॉलिसी चला दो। मॉनेटरी पॉलिसी किसकी होती है? सेंट्रल बैंक की, जहां वो रेट को यूज करके लोन डाउन कराता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी चलाने से क्या होगा? मनी सप्लाई कंट्रोल में आ जाएगी, है ना, इकोनॉमी में लोन कंट्रोल में आ जाएंगे, डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी, एक्सपोर्ट भी कम होने, इंपोर्ट भी कम होने लगेगा। डिमांड कंट्रोल में आएगी तो इंपोर्ट भी, हाँ, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, कैश रिजर्व बढ़ा दो, जिससे कि लोन ना जाए, लोन नहीं जाएगा तो इंपोर्ट भी रुकेगा, बस यही है। अ टाइटन मॉनेटरी पॉलिसी कैन रिड्यूस इंपोर्ट्स बाय लोअरिंग क्रेडिट अवेलेबिलिटी, उधार कम हो जाएगा। द सेंट्रल बैंक कैन रेज द बैंक रेट, उधार का ब्याज बढ़ा दो, लोग लोन ही नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे तो इंपोर्ट क्या करेंगे? इंक्रीज कैश रिजर्व रेशो बढ़ा दो जिससे उधार दे ही ना पाए। सेल सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज ओपन मार्केट में बेच दो ताकि कैश खसीद लो उनका, ताकि वो इंपोर्ट ना कर पाए। दीज मेजर रिड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड इनकम विच इन टर्न लोअर्स इंपोर्ट, तो इससे इनकम डाउन होगी, इनकम डाउन होगी तो इंपोर्ट भी डाउन हो जाएगा, डेफिसिट कंट्रोल में आ जाएगा। कनेक्ट कैसे कराना है? डेफिसिट रोकना है। नेक्स्ट देखिए फिस्कल पॉलिसी, अब मॉनेटरी चला सकते हो, फिस्कल भी चला सकते हो। फिस्कल किसकी होती है? गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट अपनी कुछ ऐसी पॉलिसी चलाए जिससे लोगों की इनकम डाउन हो जाए, है ना। क्या लिखा है? रिस्ट्रिक्टिव फिस्कल पॉलिसी रिड्यूसेस टोटल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, कह रहे इकोनॉमी में गवर्नमेंट अपना खर्चा रोक दे, हायर टैक्स लगा दे, लोअर डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजम्पशन, टैक्स ज्यादा लगाओगे तुम्हारी कमाई कम होने वाली है ना, आपकी खर्चा करने वाली इनकम क्या हो जाएगी? डाउन, आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, कंजम्पशन पे भी खर्चा नहीं कर पाओगे ज्यादा तो इंपोर्ट रुकेगा। रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग एंड ट्रांसफर पेमेंट, गवर्नमेंट खर्चा करना थोड़ा बंद करे, खर्चा करना बंद करेगी तो वही खर्चा लोगों की इनकम बनता है, इनकम रुकेगी। डिक्रीजेस डिमांड फॉर इंपोर्टेड गुड्स, इससे भी डिमांड कम होगी इंपोर्ट करने की, गवर्नमेंट खुद ही इंपोर्ट ना करे तब तो और अच्छा है। फिस्कल पॉलिसीज कंसिडर्ड अ रिलायबल वे टू कट इंपोर्ट डिमांड एंड करेक्ट डेफिसिट, डेफिसिट रोकने का एक रिलायबल वे हो सकता है फिस्कल भी, ठीक है। दो और बचे होंगे। कैपिटल इंपोर्ट एक रास्ता हो सकता है। कैपिटल इंपोर्ट से क्या होगा? आप कहीं से उधार ले लो, गवर्नमेंट या तो कोई भी उधार ले ले, तो इससे उधार लेने से फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा, बाद में ब्याज पड़ेगा वो बात अलग है, अभी तो डेफिसिट कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। कंट्रीज कैन बोरो फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, कहीं से भी ले सकते हो, गवर्नमेंट से उधार ले सकते हो, गवर्नमेंट के बाद किससे ले सकते हो? इंडिविजुअल से ले सकते हो बाहर के, या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो, वर्ल्ड बैंक एंड IMF, ठीक है, इनसे उधार ले सकते हो। इनसे उधार लोगे तो फॉरेन एक्सचेंज में मिलेगा, ठीक। ये यहाँ पे खत्म हो गया है। नेक्स्ट आता है फॉरेन एक्सचेंज। पहले बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। फॉरेन करेंसी एंड क्लेम्स ऑन देम इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट, चेक एसेट्रा पेबल इन दोज करेंसीज इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज।
बस टेक्निकल डेफिनेशन है, समझ लोगे तो बहुत आसान है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है फॉरेन करेंसी, बाहर की करेंसी, ठीक है। अब चाहे वो करेंसी के ही फॉर्म में हो या फिर क्लेम के फॉर्म में भी हो सकती है। फॉरेन करेंसी एंड क्लेम ऑन देम इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट। इन्होंने कहा फॉरेन एक्सचेंज के नाम पे मेरी बैंक डिपॉजिट है, हमने बाहर से फॉरेन एक्सचेंज कमाया था जो कि मेरे अकाउंट में आया है, तो ये फॉरेन एक्सचेंज ही कहलाएगा। तो बैंक में भी अगर जमा है, तुम्हारे पास हाथ में नहीं आया, तब भी क्या है वो फॉरेन एक्सचेंज। या फिर चेक आया बाहर से, इंटरनेशनल चेक आया है, वो भी क्या है फॉरेन एक्सचेंज। तो एक्सेट्रा, इसीलिए इन्होंने सिर्फ करेंसी नहीं बोला, फॉरेन करेंसी एंड क्लेम्स ऑन देम इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट, चेक एक्सेट्रा। तो एक वाइड सेंस में लिया गया है। कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज क्या है, जो कंट्री पास फॉरेन एक्सचेंज रखा है ना, वो तो ऑलरेडी फॉर्म में ही है। बाहर से बैंक से पैसा आया है इंटरनेशनल, वो भी क्या है फॉरेन एक्सचेंज। इंडिया के बाहर से चेक भिजवाया गया है, वो भी क्या है फॉरेन एक्सचेंज, यही लिखा हुआ है। एंड क्लेम्स ऑन देम इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट एंड चेक पेबल इन दोस करेंसी इज नोन एज फॉरेन। आगे डेफिनेशन समझ में। नेक्स्ट देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है। अरे ये तो बहुत आसान होगा, है ना, जहां फॉरेन एक्सचेंज खरीदा बेचा जाए, ठीक। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट वेयर फॉरेन एक्सचेंज इज ट्रेडेड, ठीक है, जहां आप रुपए को डॉलर में, डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कराओ, वो मार्केट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहलाएगी। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच कंट्री की करेंसी एक्सचेंज करी जाए, ठीक है। क्या लिखा है, foreign exchange refers to the rate at which the currencies of different countries are traded or exchanged, ठीक है। हम कहें $1.75 का है तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है। नेक्स्ट क्या दिया है, अब ये एक्सचेंज रेट जो सिस्टम कंट्री में चलता है दो तरीकों से चल सकता है, एक होता है आपका क्या फिक्स्ड और एक होता है क्या फ्लेक्सिबल, सही है। फिक्स क्या होगा, नाम समझ में आ रहा है, जो अपने आप चले, जो गवर्नमेंट चलाए, ठीक है। फ्लेक्सिबल जो अपने आप चले, अपने आप कैसे चल सकता है, डिमांड सप्लाई से चलता है, ठीक है। तो लिखा है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है। In a fixed exchange rate system, the rate of exchange is officially fixed by the central bank of the country by official action. Central bank मतलब गवर्नमेंट की ही समझ लो बात हो रही है। गवर्नमेंट जो रेट फिक्स कर दे उसे बोलते हैं क्या, गवर्नमेंट फिक्स कर दे से मतलब नहीं है, गवर्नमेंट ही चलाती है रेट को, गवर्नमेंट ही बताती है डॉलर कितने मिलेगा, 75, 80, 90 जो भी है, ठीक, तो गवर्नमेंट ही बता रही है और अपने आप डिसाइड रेट नहीं हो रहे हैं, इसे बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल बैंक लिख के आना, ठीक। नेक्स्ट आ जाए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होगा, जो अपने आप चेंज हो। अपने आप कोई चीज कैसे चेंज होती है, डिमांड और सप्लाई से, जिसका रेट का भाव अपने आप चेंज हो। इन अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम exchange rate is left free to be determined in the foreign exchange market by the forces of demand and supply of foreign exchange। कह रहे हैं एक्सचेंज रेट को फ्री छोड़ा गया है, अपने आप डॉलर 90 में भी हो सकता है, 80 में भी हो सकता है, 75 में भी हो सकता है, गवर्नमेंट उसको काबू में नहीं रखे है। इसको बोलते हैं क्या, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल कहो फ्लोटिंग कहो, बात एक ही। अब इसके भी दो पार्ट हैं, किसके, फ्लोटिंग या फिर फ्लेक्सिबल के। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लोटिंग रेट सिस्टम कैन बी ऑफ टू टाइप्स, क्लीन फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग, ठीक है। फ्लोटिंग के दो भाग कर दिए गए, अभी एक्सचेंज रेट सिस्टम के दो भाग करे गए थे। एक्सचेंज रेट सिस्टम के दो भाग क्या थे, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल के भी दो पार्ट कर दिए गए, क्या है, क्लीन या फिर सेकेंड वाला डर्टी, ठीक है। इनकी मीनिंग पढ़े। इन अ सिस्टम ऑफ क्लीन फ्लोटिंग, क्लीन में क्या होगा, सेंट्रल बैंक स्टैंड असाइड कंप्लीटली, जरा सी छेड़छाड़ भी नहीं कर रहा एक्सचेंज रेट के साथ, एकदम कोने में बैठा है। एंड अलाउ एक्सचेंज रेट टू बी फ्रीली डिटरमाइंड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एकदम कोने में बैठ गया, जो हो रहा है होने दो। जैसे दो लोग की लड़ाई हो रही है, आपने सोचा जब ज्यादा होगी तो बीच में आएंगे, वरना होने दो, लेकिन आपने सोचा ज्यादा होगी तब भी नहीं आएंगे। क्लीन, कुछ भी हो जाए मार दे दूसरे को तब भी हम नहीं आएंगे। सेंट्रल बैंक ने कहा हम आना ही नहीं है। सेंट्रल बैंक डज नॉट इंटरवीन इन दिस केस, कुछ भी हो जाए सेंट्रल बैंक बीच में नहीं आएगा। क्लीन फ्लोटिंग, ठीक है, क्लीन फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोटिंग में क्या होगा, आप कह रहे हो लड़ लो जहां ज्यादा हुई बचा लेंगे और फिर लड़ाई लगा के हट जाएंगे है ना। तो यही है। अंडर मैनेज फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग, सेंट्रल बैंक इंटरवीन टू बाय एंड सेल फॉरेन करेंसी इन एन अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट। फ्री तो छोड़े हुए हैं, अपने आप चल रहे हैं, लेकिन कभी देखते हैं डिमांड ज्यादा हो रही है तो उसको किसी तरीके से कुछ भी करके डिमांड को डाउन करवा देते हैं, ठीक है। मतलब डिमांड सप्लाई पे थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर रहे हैं ताकि एक्सचेंज रेट अपने आप ही हो, कहलाएगा अपने आप, लेकिन सेंट्रल बैंक ने बीच में कुछ करवाया है, ठीक है। देखो क्लीन को मैनेज नहीं बोला जाता, ये मैनेज यहाँ पे है, ऊपर लिख गया है, ठीक है ना, ये है। और
मैनेज्ड। डर्टी फ्लोटिंग का दूसरा नाम क्या है? मैनेज। क्लीन अकेला है, ठीक है, मैनेज, ठीक है। अंडर मैनेज फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग सेंट्रल बैंक इंटरवीन टू बाय एंड सेल फॉरेन करेंसी, खरीदता बेचता है फॉरेन करेंसी बीच में, इन एन अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट, सिर्फ एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, काबू में नहीं है, काबू में होता तो फिक्स हो जाता। नॉर्मली सेंट्रल बैंक इंटरवीन ओनली व्हेन द रेट ऑफ एक्सचेंज बिकम्स टू हाई टू लो, बहुत लड़ाई झगड़ा जब हो जाता है या नहीं हो रहा होता है तब बीच में आके या तो आग लगवाते हैं या फिर रोकते हैं, बीच का होता रहे हम देखेंगे, यही वाला है, ठीक है। इंडिया कौन सा चलाता है? इंडिया चलाता है ये फ्लेक्सिबल चलाता है और मैनेज वाला चलाता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल प्लस मैनेज्ड। इन इंडिया हैव फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग जैसे बोलते हैं ऑफ द टाइप ऑफ मैनेज फ्लोटिंग, मैनेज मींस डर्टी फ्लोटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कंसेप्ट ऑफ, बजे खत्म हो रहा है, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, ठीक है। आपको दो तो पढ़ लिए थे आपने, डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन, हमने कहा था पीछे नहीं, यहाँ पे ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन रेफर्स टू अ फॉल इन द फ्री मार्केट वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी relative to currency of other relative to the currencies of other country in the foreign exchange market। क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन का मतलब है फॉल इन द फ्री मार्केट वैल्यू, हमारी मार्केट की वैल्यू गिर गई है, ऑफ डोमेस्टिक करेंसी खुद से गिरी है, रिलेटिव टू द करेंसी ऑफ अदर कंट्रीज, बाकी कंट्री की करेंसी के मुताबिक हमारी करेंसी डाउन हो गई है। इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, देखो फ्री मार्केट लिख दिया, इसका मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन जो होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है, फिक्स में नहीं होता। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल $1 यूज्ड टू बी एक्सचेंज फॉर 75 रुपए, बट नाउ इट एक्सचेंज फॉर ₹80। $1 75 में खरीद रहे थे, अब 80 में खरीद रहे हो, डेप्रिसिएशन हुआ है, एप्रिसिएशन नहीं। कीमत तो तुमको बढ़ी नजर आ रही है, आपकी कीमत डाउन ही हुई है, जो $1 75 मिला 80 मिल रहा है। इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दिस मींस दैट द इंडियन रूपी हैज बिकम लेस एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ अमेरिकन डॉलर। इसीलिए अब डॉलर के भाव ऊपर जाते हैं, न्यूज पे आ जाता है डॉलर के ऊपर ऊपर जा रहे हैं, मतलब आपकी करेंसी क्या हो रही है? डाउन हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। नेक्स्ट आते हैं एप्रिसिएशन, क्या होगा? इसी का उल्टा। एप्रिसिएशन मींस अ राइज इन द फ्री मार्केट वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिलेटिव टू द करेंसीज ऑफ अदर करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। आपकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, अपने आप हो रही है, जान के कर रहा है। एप्रिसिएशन अपने आप होता है, डेप्रिसिएशन अपने आप होता है, एप्रिसिएशन भी अपने आप होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रेट ऑफ एक्सचेंज चेंजेस फ्रॉम 80 टू 70, 80 में $1 मिला, 70 मिल रहा है, हमारी करेंसी स्ट्रांग, इट मींस एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रूपी बिकॉज द इंडियन रूपी हैज बिकम मोर एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ अमेरिकन डॉलर। अमेरिकन डॉलर के मुताबिक हमारी करेंसी महंगी हो गई। पहले देखो यहाँ पे शॉर्ट नोट दिया हुआ है, द टर्म एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन आर यूज्ड व्हेन एक्सचेंज रेट आर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल में यूज होते हैं। However, when exchange rate are fixed, fixed चलने हो, under fixed exchange rate system, we use the term devaluation and revaluation to convey the same changes in the rate of exchange. Same changes ही दिखाता है, बस नाम बदल दिए जाते हैं क्योंकि फिक्स चल रहा है। Learn के लिए क्या लिखा है? Devaluation refers to the deliberate action undertaken by the central bank. Central bank करेगा to decrease the value of domestic currency, हमारी कीमत गिरा रहा है वो, relative to the currency of other country under a system of fixed exchange rate. Revaluation क्या होगा? Refers to the action undertaken by the central bank to raise the value of domestic currency. हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ा रहा है relative to other currencies under a system of fixed exchange rate. जान करके बढ़ा रहा है। देखो कुछ effect of exchange rate देखते हैं, ये read के लिए है वैसे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे समझने के लिए, वरना आगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्या लिखा है? Effect of exchange rate on domestic prices, ठीक है, मतलब डोमेस्टिक प्राइस हटा दो भाई, ये समझ लो एक्सचेंज रेट के इफेक्ट क्या पड़ते हैं। एक्सचेंज रेट मतलब अगर आपका रुपया स्ट्रांग हो रहा है या आपका रुपए वीक हो रहे हैं तो इसके असर क्या पड़ेंगे, बस ये देखना है, ठीक है। क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डेप्रिसिएट हो रही है आपकी करेंसी। डेप्रिसिएट हो रही का क्या मतलब है? आपकी करेंसी वीक हो रही है, जो डॉलर पहले 70 में मिल रहा है अब 80 में मिल रहा है, जो 70 में मिल रहा है वो 80 में मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है? When the rupee depreciate, जब रुपए डिप्रिशिएट होते हैं, loses value, अपनी कीमत खो देते हैं, it takes more rupees to buy $1, वही $1 आपको महंगा मिल रहा है। पहले वही $1 $1 आपको 70 में मिल रहा था, वही अब कितने मिल रहा है? 80 में मिल रहा है। आपकी कीमत डिप्रिशिएट हो रही है। एक्सचेंज रेट के साथ क्या हो रहा है? एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, ठीक है, ये याद रखना। एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तब कीमत डिप्रिशिएट होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। This means imported goods become more expensive in India, और अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है
तो आप बाहर से इंपोर्ट करा नहीं पाओगे, आपको महंगा पड़ेगा क्योंकि आपकी करेंसी वीक हो रही है। आ रहा समझ में? और बाहर वाले आपका सामान आसानी से खरीद लेंगे क्योंकि आपकी करेंसी तो वीक हो रही है, उनकी स्ट्रांग हो रही है, ऑब्वियस है ना, वो आपका सामान आसानी से खरीद लेंगे। ये लिखा है एग्जाम्पल, इफ $1.75 का था, इस एग्जाम्पल को हटा इन्होंने दिया हुआ है, कह रहे $1.75 का था, जो कि जीन्स $20 की थी, वो द यूएसए विल कॉस्ट ₹1500 इन इंडिया। ठीक है, $20 की जीन्स कितने की मिलेगी? ₹1500 की, क्योंकि $1.75 का है। ठीक, बट इफ द रूपी फॉल्स, हमारे रुपए की कीमत गिर गई, रुपए की कीमत गिर गई तो क्या डॉलर सस्ते में मिलेगा महंगे में मिलेगा? महंगे में मिलेगा। $1.80 मिल रहा है, पहले 75 मिल रहा था। द सेम जीन्स विल कॉस्ट ₹1600, वही जीन्स 1600 की मिल रही, पहले 1500 मिल रही थी। तो इससे होगा क्या? डेप्रिसिएशन से इंपोर्ट डाउन हो जाएंगे। रट लेना, क्यों इस पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आगे बनना बहुत कंफ्यूजन होने लगी। ठीक है, thus depreciation makes import costlier and export cheaper, ये भी याद रखना, इंपोर्ट डाउन होंगे लेकिन एक्सपोर्ट अप होंगे। सेकेंड पार्ट, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर हमारी करेंसी एप्रिसिएट कर रही है, स्ट्रांग हो रही है, तो क्या असर पड़ेगा? इसी का उल्टा पड़ेगा, है ना। हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी, हम इंपोर्ट ज्यादा कर लेंगे और एक्सपोर्ट कम होने लगेंगे। ठीक है, इसी का रिवर्स, इंपोर्ट विल एक्सपैंड एंड एक्सपोर्ट will get down। ठीक है, when the rupee appreciate that means it gains value, appreciate exchange rate down हो रहा है। ठीक है, fewer rupees are needed to buy $1, $1 अब कम रुपए में मिला जा रहा है। as a result imported goods become cheaper in India, अब वही imported good आपको सस्ते में मिल जाएगा। एग्जाम्पल क्या लिखा है? $1.70 में है, जीन्स वर्थ $20 will cost only 1400, जो कि ऊपर देखो जब महंगा था डॉलर तो 1600 और 1500 में मिल रही थी, वही अब 1400 में मिली। Thus appreciation makes import cheaper and export costlier। बस इतना रट लेना, ये रीड के लिए ही था, तो समझने के लिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। कह रहे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा है। फ्लेक्सिबल में क्या होता है? गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती, अपने आप भाव डिसाइड होते हैं। क्या लिखा? मीनिंग मतलब समझना क्या है, समझ में आ रहा है कि आप देखोगे एक्सचेंज रेट कहाँ अपने आप बैठ रहा है आके, जैसे इक्विलिब्रियम निकालते हैं, इक्विलिब्रियम उसी टाइप का है, एक्सचेंज रेट कहाँ बैठ रहा है ये देखना है। मीनिंग क्या होती है? कह रहे इन अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वैल्यू ऑफ करेंसी इज नॉट फिक्स बाय द गवर्नमेंट। सरकार नहीं फिक्स करती कि $1.70 का है, अपने आप फिक्स होते हैं, पता है आपको। इंस्टेड इट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये अपने आप कैसे डिसाइड होते हैं? हमारी करेंसी की मांग कितनी है और हमारे पास सप्लाई कितनी आ रही है। ठीक है, इससे डिसाइड होता है, हमारी करेंसी की नहीं, फॉरेन एक्सचेंज की। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कितनी है और फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कितनी आ रही है, उससे डिसाइड होता है कि क्या रेट चलेगा इन द मार्केट। एग्जाम्पल मॉडल लेके चल रहे हम लोग इंडिया और यूएसए का, समझने के लिए क्या यूज करेंगे? इंडिया हमारी डोमेस्टिक कंट्री है, ट्रेडिंग विद यूएसए जो कि एक फॉरेन कंट्री है। ठीक, डिमांड क्या होती है? डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज कब आएगी? डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज तब आएगी जब आपको कुछ इंपोर्ट कराना हो। आपको इंपोर्ट कराना है, आपको डॉलर चाहिए, तभी तो पेमेंट करोगे। ठीक है, यही है। क्या लिखा है? वाई डिमांड राइजेस, क्यों आएगी? टू पे फॉर इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, या फिर परचेज फाइनेंशियल एसेट अब्रॉड, बाहर कुछ खरीदना चाह रहे हो, डॉलर की डिमांड आएगी कि सप्लाई आएगी? डिमांड, मांग आ रही है। ठीक है, टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, बाहर इन्वेस्टमेंट करनी है। टू सेंड गिफ्ट, ग्रांट एंड रेमिटेंस, बाहर ग्रांट भेजना है, गिफ्ट भेजना है, इन सब में आपको क्या आएगी? डॉलर की रिक्वायरमेंट। तो बस इन सिंपल, डिमांड कब आती है? जब आपको कुछ खरीदना होता है, आपको खर्चा करना है। ठीक है, एग्जाम्पल इंडिया इंपोर्ट बाइंग यूएस गुड्स नीड डॉलर फॉर पेमेंट, बाहर से कुछ खरीदो, डॉलर चाहिए पेमेंट के लिए। रिलेशन विद एक्सचेंज रेट क्या है? डिमांड का एक्सचेंज रेट से क्या रिलेशन है? क्या लिखा है? डिमांड वेरीज इनवर्सली विद एक्सचेंज रेट। ठीक है, डिमांड और एक्सचेंज रेट में कह रहे हैं इनवर्स, उल्टा रिलेशन है। डिमांड वेरीज इनवर्सली विद एक्सचेंज रेट। इफ डॉलर प्राइस इज हाई, अगर डॉलर महंगा है तो आप इंपोर्ट कम करोगे, ज्यादा करोगे? कम करोगे, है ना। इफ डॉलर प्राइस इज हाई, इंपोर्ट आर कॉस्टली, फ्यूअर डॉलर्स आर डिमांडेड। पीछे पड़ गया था आपने। ठीक, डॉलर सस्ता हो गया, सस्ता हो गया तो ज्यादा करोगे, है ना। इफ डॉलर इज लो, इंपोर्ट आर चीपर, मोर डॉलर्स आर डिमांडेड। तो कैसा रिलेशन है? इनडायरेक्ट, इनवर्स, उल्टा रिलेशन है, याद रखते हैं। इलस्ट्रेशन, एक एग्जांपल दे रहे हैं। जीन्स कॉस्ट $20 इन यूएस एट $80 डॉलर, इंडिया में पड़ रही थी 1600 की। फ्यूअर इंपोर्ट, कह रहे कम इंपोर्ट था, $80 महंगा है।
ठीक है। लो डॉलर डिमांड, हमें डिमांड कम कर दिया, 80 रुपए डॉलर मिल रहा है, हमने डिमांड कम कर दी क्योंकि महंगा मिल रहा है। वहीं एट 70 रुपए हो गई, अब डिमांड बढ़ा दोगे, 70 रुपए डॉलर हो गया, कॉस्ट इन इंडिया 1400 रुपए पड़ रही है, मोर इंपोर्ट, इंपोर्ट बढ़ने लगेंगे, हायर डॉलर डिमांड। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे डॉलर महंगा हुआ है ना, और यहाँ पे क्या हुआ है, डॉलर सस्ता हुआ है। महंगा हुआ डॉलर, हमने डिमांड डाउन कर दी, यहाँ डॉलर सस्ता हुआ, हमने डिमांड बढ़ा दी। यही ऊपर की चीज इन्होंने एग्जाम्पल से आपको समझाई है, रीड के लिए है, कुछ याद नहीं करना है। डिमांड कर्व अब देखें कैसा होगा, जब किसी चीज की इनवर्स रिलेशन होती है तो डिमांड कर्व फिर कैसा बनता है। ये आपने बात करी किस चीज की अभी, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई कब आएगी, जब हमारी सामान बाहर वाले खरीदें तो उनको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी, वो हमें अपना फॉरेन एक्सचेंज भिजवाएंगे, ठीक है। वाई सप्लाई अराइजेज फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू यूएसए। आप कुछ बाहर भेजोगे तो सप्लाई आएगी, ठीक है, कुछ बाहर बेचोगे तो सप्लाई आएगी। फ्रॉम फॉरेन टूरिस्ट स्पेंडिंग इंडिया, बाहर के फॉरेनर्स आके यहाँ स्पेंड करेंगे, ताजमहल देखेंगे, तब भी सप्लाई आएगी। फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बाहर वाले हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, सप्लाई आएगी। रेमिटेंस बाहर से भेजेंगे, इंडियंस जो बाहर रह रहे हैं यहाँ भेजेंगे, क्या आएगी, सप्लाई आएगी। बस इन शॉर्ट, जब हमारे पास उनका पैसा आएगा तो सप्लाई आएगी, जब हमें कुछ उनका खरीदना होगा तो डिमांड बनेगी। रिलेशन विद एक्सचेंज रेट क्या है, जब डिमांड और एक्सचेंज रेट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट था तो इसका क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। क्या लिखा है, सप्लाई वेरीज डायरेक्टली विद एक्सचेंज रेट। अगर डॉलर महंगा है तो लोग ज्यादा हमारा सामान खरीदेंगे क्योंकि हमारी कंट्री करेंसी सस्ती है उनके लिए, ये लिखा है। हायर डॉलर प्राइस, महंगा है, इंडियन एक्सपोर्ट चीपर, मोर एक्सपोर्ट मोर डॉलर सप्लाई। तो अगर डॉलर महंगा है, एक्सचेंज रेट से कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। तो डॉलर अगर ऊपर जा रहा है तो एक्सपोर्ट भी ऊपर जाएंगे। क्यों ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमारी करेंसी सस्ती मिली जा रही है उनको, हाँ, ठीक है, यहाँ आ गया समझ में। नेक्स्ट क्या लिखा है, लोअर डॉलर प्राइस। अब यही डॉलर सस्ता होने लग जाए, डॉलर सस्ता हो मतलब हमारा रुपया महंगा हो रहा है, हमारा रुपया महंगा हो रहा है तो हमारा सामान को खरीदने में रुक जाएंगे क्योंकि उनको महंगा मिल रहा होगा। लोअर डॉलर प्राइस, एक्सपोर्ट उनके लिए कॉस्टलियर हो गए, कॉस्टलियर हो गए तो लेस डॉलर सप्लाई, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो मेन ये बताया गया है कि एक कैसा रिलेशन है डिमांड में और डिमांड क्या, सप्लाई और एक्सचेंज रेट में डायरेक्ट रिलेशन। एक्सचेंज रेट ऊपर जाने का मतलब है कि उनकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है ना, एक्सचेंज रेट ऊपर जाने का मतलब उनकी करेंसी स्ट्रांग, उनकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है तो हमारा सामान ज्यादा वो खरीद पाएंगे। और एक्सचेंज रेट नीचे जाएगा तो उनकी करेंसी वीक हो रही है, और अगर उनकी करेंसी वीक हो रही है तो वो हमारा सामान कम खरीदेंगे। इधर क्या लिखा है, इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल समझाया, रीड करना हो कर लेना, ना करना करो। रुपी डेप्रिशिएट हो गया, 75 से 80 पे हो गया, डेप्रिशिएट हो गया रुपी मतलब एक्सचेंज रेट ऊपर गया है, रुपी डेप्रिशिएट हुआ मतलब एक्सचेंज रेट ऊपर गया है। इंडियन एक्सपोर्ट बिकम चीपर, उनके लिए सस्ते हो गए, एक्सपोर्ट राइज करने लगे, देखिए सप्लाई ऊपर जाने लगी, ठीक है। सप्लाई कर्व कैसा बनेगा, जब डिमांड कर्व वैसा बना था तो डायरेक्ट रिलेशन है ना, सप्लाई कर्व ऐसा बनेगा। ग्राफ देख लेते हैं, बहुत आसान सा ग्राफ है एक्सचेंज रेट का। अभी आपने देखा डिमांड कर्व कैसे बनने वाला है, ऐसे है ना, सप्लाई कैसे बनने वाला है, ठीक है, और तुम देख के बता दोगे कि इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक, ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इधर साइड इन्होंने दिखाया है एक्सचेंज रेट, इधर साइड दिखाई इन्होंने डिमांड और सप्लाई। मतलब एक्सचेंज रेट मार्केट में कौन सा चलेगा, एक्सचेंज रेट मार्केट में ये वाला चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, पॉइंटिंग डाल दें, ऐसे ऐसे डी है। एक्सचेंज रेट जो मार्केट में चलने वाला है OR0 चलने वाला है। अच्छा नीचे क्यों नहीं चलेगा, ऊपर क्यों नहीं चलेगा, जब भी कुछ समझाना होता है ऐसे ही समझाते हैं, एक तो पॉइंट ऊपर वाला समझा दिया, फिर नीचे वाला पॉइंट और ऊपर वाला पॉइंट इसके थ्रू समझा देते हैं, ठीक है। तो एक नीचे वाला पॉइंट देख लेते हैं, मान लेते हैं एक्सचेंज रेट R1 चल रहा है, तो अगर मार्केट में R1 भाव चल रहा है तो हो क्या रहा है, देखिए जरा, देखो R1 भाव चल रहा है, एक्सेस डिमांड हो रही है ना, एक्सेस डिमांड हो रही है, और कभी एक्सेस डिमांड होती है तो रेट पुश ऊपर होते हैं, ज्यादा मांगोगे आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, एक्सचेंज रेट ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, सिंपल। तो एक्सचेंज यहाँ पे आपका एक्सेस डिमांड क्रिएट हुई और इसने धीरे धीरे ऊपर को एक्सचेंज रेट को पुश कर दिया, ठीक। और मान लेते हैं
यहां पे आ गया भैया, ऊपर होता तो क्या हो रहा है, एक्सेस सप्लाई, बाहर वाले हमारी करेंसी ज्यादा मांग रहे हैं, हमारे पास उनकी करेंसी ज्यादा आ रही है, तो अगर उनकी करेंसी हमारे पास ज्यादा आ रही है, सप्लाई ज्यादा आ रही है, तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट होगी, और अगर हमारी करेंसी एप्रिशिएट होगी तो एक्सचेंज रेट डाउन जाएगा। ठीक है, नीचे आके कहां रेस्ट करेगा, खत्म हो गया। इसका यही करके यही समझा देना, पॉइंट्स डाल देने। इन्होंने इसको GH पॉइंट दिया हुआ है और इसको A पॉइंट दिया है और इसको B पॉइंट दिया है। ठीक है, एट द रेट ऑफ R0, यही डिमांड है यही सप्लाई है। ठीक है, इसको नाम दे रहे हैं Q। ग्राफ बन जाएगा ये। ठीक है, ये एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन था, अब यही इसी का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, अगर क्वेश्चन आता है समझाओ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कहां पे होगा, तो ये है। ठीक है, पहले ग्राफ बनाओगे फिर एक्सप्लेन करोगे। देखिए क्या लिखा है, पहली डेफिनेशन, इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा, जहां डिमांड ऑफ एक्सचेंज रेट और सप्लाई मैच कर जाए। इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज द रेट वेयर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल। डिमांड एक्सचेंज की है ना, और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की सेम आ जाए, क्या मिल गया, इक्विलिब्रियम। ठीक है, डायग्राम एक्सप्लेनेशन क्या था, वर्टिकल एक्सिस पे हमने क्या दिखाया था, रुपीज, इधर रुपीज दिखाए थे पीछे। हॉरिजॉन्टल क्या दिखाया था, क्वांटिटी ऑफ डॉलर सप्लाइड एंड डिमांडेड बोथ। ठीक है, डिमांड कर्व को क्या नाम दिया था हमने, DD, इंडिया डिमांड कर्व था वो, और सप्लाई कर्व क्या था, सप्लाई ऑफ डॉलर थी वो। ठीक है, ये याद रखना, इंडियन डिमांड फॉर डॉलर एंड सप्लाई ऑफ डॉलर, SS से नाम दिया था। ये डायग्राम को समझाते हो, शुरुआत में भाई समझाया गया। दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, कह रहे भैया कहां इंटरसेक्ट करे, ये एट पॉइंट E पे इंटरसेक्ट करे। ठीक है, वेयर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज OR। ठीक है, एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम कौन सा है, OR। ठीक है, जीरो नाम दिया, जीरो हटा दो या वहां पे भी लिख दो, कोई फर्क उसमें। और वेयर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज OR एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज OQ, है ना, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ। एक आपको समझाना होता है मेन पॉइंट, दो नेगेटिव पॉइंट, ऊपर का नीचे का। देखिए नेक्स्ट क्या समझाया है, अगर एक्सचेंज रेट टू लो होता, टू लो मतलब नीचे होता, नीचे होता तो एक्सेस डिमांड हो रही थी, है ना, क्या लिखा है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, दैट इज एक्सेस डिमांड। और ये एक्सेस डिमांड कितनी थी, AB। AB कैसे कह दिया, ये देखिए AB। ठीक आ रहा है बेटा। नेक्स्ट क्या लिखा है, इंपोर्टर्स कैन नॉट गेट इनफ डॉलर। हम डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, अब हमें डॉलर मिल नहीं पाएगा इतना जितना के जो है हम मांग रहे हैं, डिमांड ज्यादा है, मतलब क्या है, डॉलर उतना आ नहीं रहा है, सप्लाई पीछे, डॉलर उतना नहीं आ रहा जितना हम मांग रहे हैं। समझ में आ रहा है, तो मांग ज्यादा करोगे और आएगा नहीं उतना तो रेट ऊपर पुश हो जाएंगे, वही लिखा हुआ है। डॉलर एप्रिशिएट, रुपी डेप्रिशिएट, एक्सचेंज ऊपर जाना, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट, ये लिखा है। राइजिंग डॉलर प्राइस रिड्यूस डिमांड एंड इंक्रीज सप्लाई, और धीरे धीरे डिमांड ऊपर जाने लगी, डिमांड धीरे धीरे कम होने लगी और सप्लाई ज्यादा होने लगी। कैसे कह रहे हैं हम, ये देखिए धीरे डिमांड इधर आ रही है मतलब डिमांड कम हो रही है, और सप्लाई धीरे धीरे ऊपर जा रही है मतलब सप्लाई बढ़ रही है, ये लिखा हुआ है। राइजिंग डॉलर प्राइस रिड्यूस डिमांड एंड इंक्रीज सप्लाई अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीस्टोर, इक्विलिब्रियम अपने आप रीस्टोर हो गया। ऊपर वाला पॉइंट समझ लें, अगर एक्सचेंज रेट टू हाई होता, दैट इज OR0, एक्सचेंज रेट यहां पे होता, सॉरी OR2, पहले OR1 पे था, OR2 पे होता तो क्या था, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, एक्सेस सप्लाई हो रही है, एक्सेस सप्लाई हो रही है मतलब टू मेनी डॉलर्स अवेलेबल, डॉलर बहुत अवेलेबल है। ठीक है, और डॉलर अगर बहुत अवेलेबल है तो हमारा एप्रिशिएट होगा, उनका डेप्रिशिएट होगा, डॉलर डेप्रिशिएट, रुपी एप्रिशिएट। ठीक है, हमने कहा डेप्रिशिएट डेप्रिशिएट बहुत कंफ्यूज करेगा, एक्सचेंज रेट और ये वो तुम्हें। फॉलिंग डॉलर प्राइस रेजेस डिमांड, ठीक है, डॉलर के रेट जो घट रहे हैं, हमारी डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और उनकी सप्लाई डाउन होने लगेगी। ये देखिए हमारी डिमांड यहाँ थी, धीरे धीरे बढ़ने लगी, उनकी सप्लाई यहाँ थी, धीरे धीरे घटने लगी और इक्विलिब्रियम पर रिस्टोर हो जाएगी आके। फॉलिंग डॉलर प्राइस रेजेस डिमांड एंड लोअर सप्लाई अंटिल इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड। तो कंक्लूजन निकल के आया, एट E डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, मार्केट क्लियर, एक्सचेंज रेट बिकम्स स्टेबल। नेक्स्ट आते हैं ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल चल रहा है, फ्लेक्सिबल याद है सबको क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफेरेंस नहीं करती है, अपने आप एक्सचेंज रेट इकोनॉमी में अप डाउन होता रहता है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। अंडर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, कह रहे खुद ही एडजस्ट होगा, ठीक है, खुद ही एडजस्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम रेट। बेसिक आइडिया क्या है, क्या लिखा है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एडजस्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली। बीओपी में अगर डिसइक्विलिब्रियम आया, ऑटोमेटिक कह रहे हैं एडजस्ट होगा।
नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नीडेड, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ब्रिंग बैलेंस बैक, यानी डिमांड और सप्लाई अपने आप बैलेंस में ले आएगी। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। केस ऑफ बीओपी डेफिसिट लेके चलते हैं। बीओपी डेफिसिट कब आता है? जब आप डिमांड ज्यादा करते हो, मतलब आपने इंपोर्ट ज्यादा कर ली, इंपोर्ट ज्यादा कर ली तो डिमांड मतलब ज्यादा कर ली, इंपोर्ट डिमांड कनेक्टेड से पीछे पड़े थे आपने। ठीक है, ग्राफ लेकिन बना के समझाना होगा वहां पे। क्वेश्चन मतलब ये आ जाता है, से बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट अपने आप वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक्सप्लेन करना ग्राफ के साथ। आपने इक्विलिब्रियम वाला ग्राफ पीछे समझ लिया था, ये सप्लाई साइड, ये डिमांड ग्राफ। ठीक, लेबलिंग करते हैं, ये डिमांड डीडी बोल दे रहे हैं, ये एसएस बोल दे रहे हैं, और ये मेरा इनिशियल इक्विलिब्रियम चल रहा है। नीचे क्या डाला था हम लोग ने? इधर डाला था एक्सचेंज रेट, नीचे डाला था क्या? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब हुआ क्या इकोनॉमी में? बीओपी डेफिसिट आया। बीओपी डेफिसिट आया मतलब एक्सेस डिमांड क्रिएट हुई। एक्सेस डिमांड क्रिएट हुई तो नया डिमांड कर्व बनेगा राइट वर्ड साइड या लेफ्ट साइड? राइट वर्ड साइड। नया डिमांड कर्व राइट वर्ड साइड बन जाएगा। नाम दे देते हैं इसको D1। क्या लिखा है? ड्यू टू वाई डेफिसिट राइज, क्यों आया डेफिसिट? ड्यू टू राइज इन इंपोर्ट, आपने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया, इन्वेस्ट ज्यादा कर दिया बाहर, पैसा जा रहा है बस आपके पास से, और हायर डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, बस आपने किसी तरीके से बाहर की करेंसी डिमांड ज्यादा करी कि हम ज्यादा पेमेंट करना है बाहर में। ठीक है, डेफिसिट आ गया। व्हाट हैपेंस होगा क्या? एट द एक्सिस्टिंग एक्सचेंज रेट एक्सेस डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज अपीयर। देखिए एक्सेस डिमांड अपीयर हो गई है ना, पूरा डिमांड कर्व राइट वर्ड साइड आ गया। दिस शिफ्ट द डिमांड कर्व डीडी राइट वर्ड, और डिमांड ज्यादा हुई और जाहिर सी बात है आपकी करेंसी डी वैल्यू करने लगेगी, है ना, एक्सचेंज रेट ऊपर जाने लगेगा। डॉलर प्राइस इन रुपीज राइजेस, डॉलर का भाव बढ़ने लगेगा। रुपी डेप्रिशिएट, डॉलर एप्रिशिएट। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे नया इक्विलिब्रियम कहां डिसाइड होगा? एक्सचेंज रेट पहले ये चल रहा था, अब कहां डिसाइड हो जाएगा? जहां नया डिमांड कर्व और पुराना सप्लाई कर्व कट करेगा, नया इक्विलिब्रियम यहां पे डिसाइड हो जाएगा, जो कि पुराने एक्सचेंज रेट से क्या है? ऊपर। ठीक है, हाँ। रिजल्ट क्या आया? हुआ क्या? अच्छा, जब एक्सेस डिमांड हुई तो क्या हुआ? वही आपने अभी समझा। कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट राइजेस। जब एक्सेस डिमांड हो रही है, आपकी करेंसी वीक हो रही है, बाहर की स्ट्रांग हो रही है, इंपोर्ट के पैसे बढ़ रहे हैं। डिमांड फॉर इंपोर्ट फॉल, धीरे धीरे डिमांड जो यहां आ गई थी एकदम से धीरे धीरे गिरने लगी, और सप्लाई बढ़ने लगी, एक्सपोर्ट बढ़ने लगेगा। डी वैल्यू हो रही है, एक्सपोर्ट बढ़ता है। रुपी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट बिकम चीपर अब्रॉड, तो एक्सपोर्ट राइज करने लगे। ये इन्होंने इसकी सिचुएशन बताई है, यहां से यहां और यहां से यहां धीरे धीरे जाने लगा। ठीक है, डेफिसिट ईके इन द डायग्राम इज ग्रेजुअली करेक्टेड। गए ये मेरा इक्विलिब्रियम है और यहां तक एक्सेस डिमांड हुई है। ठीक है, तो डेफिसिट कितना है? ठीक है, ऐसे करके समझा देना। डेफिसिट ईके इन द डायग्राम इज ग्रेजुअली करेक्टेड, धीरे धीरे करेक्ट हो गया। न्यू इक्विलिब्रियम एस्टिमेटेड एट हायर एक्सचेंज रेट E1, नया इक्विलिब्रियम जनरेट हो गया जो कि एक्सचेंज रेट के ऊपर है। E1 आपका नया एक्सचेंज रेट है R1, पहले R था अब R1 है। ठीक है, नीचे भी नोट कर सकते हो, पहले ये Q था, ये Q1 है। अब अगर डेफिसिट आया है तुम्हारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो सरप्लस भी तो आ सकता है। तो नेक्स्ट केस सरप्लस को समझा दे। केस ऑफ बीओपी सरप्लस। सरप्लस कैसे होगा? इनिशियल बना लोगे पूरा, हम पूरा नहीं बना रहे हैं लेबलिंग करके, तो मेन में बना दे रहे हैं। ठीक, ये चल रहा है, ये एस है, ये डी। हुआ क्या? बीओपी सरप्लस आया। बीओपी सरप्लस आया तो एक्सपोर्ट ज्यादा हो गए, हमने ज्यादा बाहर बेच दिया, है ना, हमारे पास बाहर का पैसा ज्यादा इकट्ठा हो गया। ठीक, तो सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व राइटवर्ड साइड शिफ्ट हो गया। स्केल से सीधी लाइन खींचना। इस बार क्या हुआ? एक्सेस सप्लाई क्रिएट हुई। कितनी? इक्विलिब्रियम तो यहां चल रहा था ना, यहां से यहां तक, और एक्सेस सप्लाई मतलब हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग खाएगी, इस बार उनकी करेंसी वीक हो जाएगी। ठीक है, यही हो रहा है। पहले तो क्यों हुआ सरप्लस? ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, हायर इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, रेमिटेंसेस और लोन, बाहर से पैसा आ रहा है, बस ये बताया गया। व्हाट हैपेंस, हुआ क्या? एग्जिस्टिंग रेट पे ही, यहीं पे जो एग्जिस्टिंग रेट चल रहा था इसी पे एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इमर्जेस, यहां से यहां तक की क्या क्रिएट हुई? एक्सेस सप्लाई। सप्लाई कर्व शिफ्ट राइटवर्ड फ्रॉम S टू S1, राइटवर्ड साइड शिफ्ट हो गया। डॉलर प्राइस फॉल्स इन टर्म्स ऑफ रुपी, उनकी कीमत डॉलर की गिरने लगी, हमारी कीमत रुपी एप्रिशिएट बढ़ने लगी। और अगर रुपी एप्रिशिएट हो रहा है तो इंपोर्ट बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट डाउन होंगे। देखिए
एक्सपोर्ट डाउन होने लगे, ये सप्लाई डाउन हो रही मतलब एक्सपोर्ट डाउन हो रहा है, और हमारे इंपोर्ट बढ़ने लगे। ठीक है, इंपोर्ट बिकम्स चीपर, डिमांड फॉर इंपोर्ट इंक्रीजेस, एक्सपोर्ट बिकम कॉस्टलियर, एक्सपोर्ट फॉल्स। ठीक है, सरप्लस ईएल इन द डायग्राम, इक्विलिब्रियम था यहाँ पे, और अगर इसको एल मार्क करते तो कितना सरप्लस है, अप टू ईएल, तो ये लिखा है सरप्लस ईएल इन द डायग्राम इज एलिमिनेटेड, ये सरप्लस खत्म हो जाएगा। न्यू इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश एट लोअर एक्सचेंज रेट दैट इज E2, इसको अगर हम नाम दे दें तो नया इक्विलिब्रियम E2 पे हो गया, और आपका नया एक्सचेंज रेट है R2, ये कंप्लीट हो गया। is admitted, new equilibrium is estimated at lower exchange rate, E2 equilibrium, R2 exchange rate। नीचे लाइन खींच देना, equilibrium E2 हो गया, OQ2 जनरल रूल। देखो क्या लिखा है, लिखा है इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। आप बाहर की करेंसी ज्यादा अगर डिमांड करोगे, मतलब आप एक्सेस डिमांड कर रहे हो, एक्सेस डिमांड से आपकी करेंसी क्या होगी, डी वैल्यू, है ना, आपकी करेंसी वीक होगी, रुपीस की बात हम कर रहे हैं। और अगर आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है तो आपके लिए इंपोर्ट महंगा पड़ रहा है ना, आप बाहर से सामान खरीदोगे वो महंगा पड़ रहा है, और बाहर वालों के लिए आपका सामान सस्ता पड़ रहा है, तो इंपोर्ट गिरने लगेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ने लगेंगे। इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन वगैरह का, रुपी डेप्रिशिएट होगा, एक्सचेंज रेट राइज करेगा उसके बाद। ठीक है, ये दोनों काम होंगे तो एक्सचेंज रेट ऊपर जाने लगेगा, ये जनरल सा रूल याद रखना। ठीक है, अब अगर दूसरा इंक्रीज इन सप्लाई हो रही है, इंक्रीज सप्लाई मतलब एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो रही है। एक्सेस सप्लाई का मतलब भैया बाहर वाले हमारा सामान ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से ज्यादा खरीद रहे हैं, बाहर वाले ज्यादा खरीद रहे हैं, तो मेरी करेंसी रुपी क्या होगी, स्ट्रांग होगी, तो रुपी क्या होगा, एप्रिशिएट। हमारा रुपी एप्रिशिएट होगा तो हमारे लिए इंपोर्ट करना सस्ता पड़ेगा, तो हम इंपोर्ट कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, पहले उधर केस में कम कर रहे थे। और उनकी करेंसी वीक हो रही है ना, तो उनको हमारा सामान महंगा लगेगा, हमारा सामान वो खरीद नहीं पाएंगे, मतलब हमारे एक्सपोर्ट क्या होंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे तो नया इक्विलिब्रियम नीचे डिसाइड होगा, इक्विलिब्रियम रेट घटेगा।